हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज़। इसमें हम कौन सा चैप्टर कर रहे थे? पर्सनैलिटी, है ना। पर्सनैलिटी के अंदर हमने ऑलरेडी इसका मीनिंग कर लिया था, इसके फीचर्स भी कर लिए थे, इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी कर लिया था। उसके बाद इसके जो ट्रेड्स होते हैं पर्सनालिटी के, जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो भी हमने कर लिया था। अभी आज के इस लेक्चर में हम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, पूरा एंड तक देखना। हो सकता है आपको थोड़ा सा थ्योरीज जो हैं वो टिपिकल लगे, बट अच्छे से सुनोगे, ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी सारी की सारी थ्योरीज। इसको ध्यान से पूरे लेक्चर को एंड तक अच्छे से सुनना, सारी थ्योरीज कवर हो जाएंगी। एंड आई एम रिपीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, नेट में से डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले थ्योरी कौन सी आती है? साइको एनालिटिक थ्योरी, साइको एनालिटिकल थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती थी ना, जो अपना ना माइंड होता है ना, उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो कॉन्शियस, दूसरा प्री कॉन्शियस, तीसरा अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस में तो ना आपको पता ही नहीं होता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या सही है, क्या नहीं सही है। अपन किसी चीज़ के बारे में अवेयर ही नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्री कॉन्शियस। प्री कॉन्शियस में क्या होता है कि हाँ भी थोड़ा थोड़ा तो पता होता है, हम ना एफर्ट्स करते हैं और ज़्यादा पता लगाने के, बिल्कुल ना ऐसे अवेयरनेस की तरफ जाने के लिए हम एफर्ट्स करते हैं। उसके बाद आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस में हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं और इसमें हमें सारी चीज़ों का पता होता है, हम पहले से अवेयर होते हैं, हमें नॉलेज भी होते हैं, हम मैच्योर भी हो जाते हैं। तो ये कौन सा होता है? माइंड, अपना कॉन्शियस। अब इस माइंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले कौन थे, कौन ऐसे प्राणी थे? दैट इज सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड ने ये थ्योरी दी थी, कौन सी? साइको एनालिटिकल थ्योरी। सिगमंड फ्रॉइड ने इस थ्योरी में ये बोला था कि माइंड 3 टाइप के होते हैं, माइंड को 3 हिस्सों में हम बांट देंगे। तीनों मैंने बता दिए। चलो आगे चलते हैं। अभी ना, जो मेन इसके अंदर ना फ्रॉइड थे ना, उसने ना मेन जो है वो फोकस किसके ऊपर किया था, जिसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है नेट एग्जाम में, ये आईडी, ईगो और सुपर ईगो। वो क्या बोलते थे ना कि जैसे अपनी पर्सनालिटी होती है ना, वो 3 चीज़ों से बनी होती है। जब हम बच्चे होते हैं तब क्या होती है, अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ आईडी होती है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगी इन तीनों को, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अगली स्लाइड में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो क्या होता है ना, हम बच्चे होते हैं, आईडी अपने को होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो ऐसे कुछ न खिलौना देख लेते हैं, जिद चढ़ जाते हैं, मम्मी मेरे को तो लेना, लिट जाते हैं ज़मीन पे। ठीक है, उन्हें तो चाहिए ही चाहिए होता है वो खिलौना, जो एक बार वो देख लें, चाहे वो सही है नहीं सही। इवन वो वेट भी नहीं कर पाते हैं ज़्यादा, है ना। मतलब चाहे पैसे हैं नहीं है, उनको नहीं पता होता इतना, ना वो इतने समझदार होते हैं ना मैच्योर होते हैं। उन्हें तो बस जो चाहिए वो चाहिए, जिद पे अड़ गए तो अड़ गए, सही है गलत है मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तो होती है आईडी। उसके बाद आता है सुपर ईगो। ये होता है लास्ट में, जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम मेच्योर हो जाते हैं, तब हमें ना समझ आने लग जाती है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही। अगर हमारे पास पहले से एक चीज़ है तो क्यों ही लेनी, है ना, क्यों ही पैसे वेस्ट करने। तो जब हम राइट और रॉन्ग के बीच में डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं, मॉरल और इमोरल के बीच में करने लग जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, हमें समझ आ जाता है कि हाँ भी ये चीज़ करनी नहीं ठीक तो नहीं करनी, कैसा भी हो, कैसे भी कंट्रोल करें खुद को, करना है, नहीं ठीक तो नहीं ठीक। तो ये सुपर ईगो होगी, है ना। अब इसके बीच का जो आता है, इसके बीच का जो आता है वो आता है ईगो। ईगो जो होती है, ये दोनों को ना बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। इस ये बीच की स्टेज होती है, लाइक आप टीनेजर्स में है, टीनेजर्स में जब हम आ जाते हैं तब अपने को होता है ना भी, चाहिए तो चाहिए पर ठीक है ना, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी समझ भी आ जाती है, हम पोस्टपोन कर लेंगे, हम वेट कर लेंगे। लाइक आज ही मैगी खानी है, वो तो आईडी होगी, है ना। उसके बाद मम्मी ने बोला नहीं मैं तो संडे को बना के दूंगी, तो चल ठीक है ना, कोई ना, हम वेट कर लेंगे। हम यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना जानना मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, हम रियलिटी की तरफ जाने लग जाते हैं। हम जो है, हमें थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाती है, इतनी भी समझ नहीं कि हम अवॉइड ही कर दें, क्विट ही कर दें, बट हाँ ठीक है, हम पोस्टपोन कर सकते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं थोड़े थोड़े, और हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ जाती है। ये तीनों का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। आईडी क्या होती है, सुपर ईगो क्या होता है और ईगो क्या होता है। अभी इसको हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए,
सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया आईडी। आईडी जो होता है ना, ये अनकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम बच्चे होते हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, हम मतलब क्या है क्या नहीं, हम अवेयर नहीं होते हैं, हमें समझ नहीं होती है। अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसको प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है आईडी। ठीक है, ये हम नॉर्मली जब बच्चे होते हैं छोटे तब होता है। उसके बाद इस स्टेज में हमें क्या होता है ना, इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि कैसे भी करके हमें अब भी चाहिए वो चीज़। हम लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन या लॉन्ग टर्म चीज़ों को नहीं देखते, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके क्या रिजल्ट होंगे, हम उसको भी नहीं देखते। हमें तो सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए। उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक प्लेजर मिल जाएगा, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, एक खुशी मिल जाएगी, हम शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आईडी, जिसके अंदर बस इसमें बस यही आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब हम बच्चे होते हैं, हमें इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, प्लेजर प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है और अनकॉन्शियस माइंड पे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद ना, अभी ये तो हो गया कि हाँ भी, जैसे अभी बच्चा है एक, मान लो, ठीक है, उसको ना भूख लगी है या उसको खिलौना चाहिए, कुछ भी मतलब है, उसकी नीड है, उसकी इच्छा जाग रही है, तो उसकी अगर सेटिस्फाई अगर हो गई, अगर उसकी नीड फुलफिल होगी तो बढ़िया है। कई बार क्या होता है कि जैसे आपा ने आज शाम को जिद की मुझे तो खिलौना चाहिए, फिर मम्मी ने बोला ठीक है ना कल ला दूंगी, तो थोड़ा तो वेट अपने को करना ही पड़ता है, हम कैसे भी करके करते ही हैं, है ना, रात के टाइम थोड़ा ना मार्केट में निकलेंगे। तो अभी हम अगले दिन तक वेट करेंगे, तो अगले दिन तक अब बच्चा क्या हो जाएगा, वो तो टेंशन में आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमेशा अपनी, ऐसे नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपनी इमीडिएटली नीड्स पूरी हो जाए। इन दैट केस जहाँ पे नहीं नीड्स पूरी होती है इमीडिएटली, उस केस में फिर हमें वेट तो करना ही पड़ता है जब तक वो नीड्स फुलफिल नहीं होती है। चल ठीक है, हम वेट तो कर लेते हैं, बट उस प्रोसेस में क्या होता है ना, हमारे माइंड में टेंशन हो जाती है, हम फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं पूरी तरह से, और हमारे माइंड में टेंशन होने लग जाती है। तो यहाँ पे ना फिर बच्चा क्या करता है, उस टेंशन को जो है, उस टेंशन से छुटकारा पाने के लिए टेम्प्ररी, ठीक है, उस टेंशन से छुटकारा पाने के लिए टेम्प्ररी दो चीज़ें कर सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो पहला ये मेथड, प्राइमरी प्रोसेस, इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो इमेजिनेशन करने लग जाएगा, वो मेंटल पिक्चर्स करने लग जाएगा, बनाने लग जाएगा मेंटल पिक्चर्स अपने माइंड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक बच्चा है, उसको फेवरेट फूड अपना खाना है, तो उसको अभी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करने लग जाएगा, अपने माइंड में उसकी पिक्चर्स बनाने लग जाएगा, इमेजिनेशन करने लग जाएगा, ताकि कुछ टाइम के लिए सही, एटलीस्ट उसे थोड़ी तसल्ली मिले, है ना, थोड़ा मतलब उसकी फ़ोटोज़ वोटोज़ देखने लग जाएगा फ़ोन में, और तो उसको थोड़ी तसल्ली मिलेगी, थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिलेगी टेम्पररी। उसके अलावा जो है, या फिर वो कुछ ऐसा एक्शन करेगा जो उसके बिहेवियर में दिखेगा, कुछ ऐसा लाइक उसने कुछ ऐसा स्नीज़ कर दिया, कुछ खांसी कर दी, कुछ भी ऐसा उसने एक्शन किया जिसकी वजह से जो है हमें लगेगा, सामने वाले को भी लगेगा देखने में, और हमें भी खुद को लगेगा कि हम टेंशन फ्री हो गए कुछ टाइम के लिए। तो ये रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना कि इसमें आईडी में जो होता है कि हम एक टेम्पररी जो है वो टेंशन फ्री होने के लिए, टेम्पररी हमारी जो है वो टेंशन कम हो जाए, ताकि उसके लिए हम क्या करने लग जाते हैं, हम जो है वो मेंटल पिक्चर्स बनाने लग जाते हैं, अपने माइंड में जो है वो इमेजिनेशंस करने लग जाते हैं। उसके अलावा जो है हम कुछ कुछ एक्शंस करने लग जाते हैं, लाइक जो हमारे बिहेवियर में झलकता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अभी जो मैंने आपको दोनों मेथड्स बताए ना, ये तो मैंने आपको जैसे बताए, तो टेंशन फ्री हमें कर देता है टेम्पररी, कुछ टाइम पीरियड के लिए, हमें एक्चुअली तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली ना। तो इसी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है ईगो। इसके बाद क्या आता है, ईगो, जहाँ पे ना हम जो है वो थोड़ा मेच्योर हो जाते हैं, हम अपनी नॉलेज का यूज़ करने लग जाते हैं, हमें ये पता लगने लग जाता है कि हाँ भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो पिक्चर से काम नहीं चलने लगेगा, हम डिफ्रेंशिएट करने लग जाते हैं, डिस्टिंक्शन करने लग जाते हैं मेंटल पिक्चर और रियलिटी के अंदर। हमें ना थोड़ी समझ आ जाती है कि रियल चीज़ चाहिए, मतलब चाहे हम वेट कर लेंगे कोई बात नहीं, लाइक अभी आपको कोई ड्रेस लेनी है, आपने ज़िद की घर पे कि मुझे तो ये ड्रेस चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो आपके मम्मी पापा ने बोला अभी तो नहीं लेनी है ना, अभी तो हमारा बजट बिगड़ा हुआ है, या अभी नीड नहीं है, अभी क्या ही लेकर के करेगा, 2 महीने बाद ले लियो। तो फिर हमने सोचा यार अभी है तो है मेरे पास ड्रेस, है ना, अभी है तो है मेरे पास ड्रेस, तो फिर मैं क्या ही लेकर के करूँ, मतलब अभी चल जाएगा, मतलब मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर पाऊँगी, मैं थोड़ा सेक्रीफाइस कर सकूँगी, तो इसमें क्या होगा, मतलब मैं उस चीज़ पे थोड़ा समझ जाऊँगी, मैं थोड़ी मैच्योर हो जाऊँगी। तो वो कौन सी स्टेज आ जाती है, अपनी ईगो, जहाँ पे हम क्या सोचने लग जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन से तो काम चलने नहीं वाला, है ना, मेंटल पिक्चर्स बना भी लेंगे तो हम कौन से सेटिस्फाई होंगे, हमें तो रियल चीज़ चाहिए।
तो उसके लिए हमें अगर वेट भी करना होगा, अगर हम अपनी नीड्स को पोस्टपोन भी कर देंगे, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तो भी चलेगा, ठीक है? इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या अपनी नीड्स को पोस्टपोन करते हैं टेंशन में रहे बिना। मतलब उसमें तो क्या होता था, आईडी में तो हम टेंशन में आ जाते थे, फिर हम मेंटल पिक्चर्स बनाने लग गए, ये करने लगे, वो करने लग गए। ईगो में क्या होता है कि हम जो है वो टेंशन में रहे बिना हम थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तो समझ से हम थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो बाद में कर लेंगे। तो ये हो गया अपना ईगो। ये जो है इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो है ये रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है और इसको एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव क्यों बोला जाएगा? अभी आईडी में तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन थोड़े ना किया अपन ने, उसमें तो मेंटल पिक्चर्स बनाई है। ईगो के अंदर हम एक्चुअली में एग्जीक्यूशन करेंगे, है ना? तो ये क्या होता है, ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जाता है एंड ये रियलिटी पे काम करता है। पिछले वाला प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता था और ये वाला रियलिटी पे काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, थर्ड एस्पेक्ट, इसके बाद हमारी पहली थ्योरी पूरी, ठीक है? सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है ना, ये ईगो के भी बात कहा जाता है। जब हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, हमें डिफरेंशिएट पता लगने लग जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही है, क्या चीज़ मॉरल है, क्या चीज़ इमॉरल है। इसके बीच में हम डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं। हमें ये पता लगने लग जाता है कि हमें एक सोसाइटी में रहना है तो हमें कैसा एक अच्छा बिहेवियर करना है, हम एक अच्छे इंसान बनने लग जाते हैं। चाहे उसके लिए हमें खुद को कंट्रोल करना पड़े, बट हम करेंगे, बट हमें कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है। वो किस में आ जाती है, सुपर ईगो में आ जाती है। ये बिल्कुल ही अपोजिट होती है आईडी के। और इसमें क्या होता है, ये किसके ऊपर काम करती है, ये मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है, ठीक है? ये किस पे काम करती है, मोरालिटी के प्रिंसिपल पे काम करती है। मतलब रियलिटी के साथ साथ मोरालिटी भी अटैच हो जाती है। अभी जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था एक भूख वाला, इसमें इसके थ्रू हम तीनों चीज़ें पढ़ेंगे। अगर मेरे को ना भूख लगी, एक बच्चे को भूख लगी है मान लो, तो वो मेंटल पिक्चर्स क्रिएट कर रहा है अपने माइंड में, है ना? वो तो क्या हो गई, आईडी। उसके बाद जब उसे लगा कि यार पिक्चर से थोड़े ना काम चलेगा, वो डिफरेंशिएट करने लगेगा मेंटल पिक्चर और रियलिटी में, उसको हम क्या बोलेंगे, ईगो, ठीक है? उसके बाद जो है, जब उसने ये देखा कि मान लो वो जैन है, तो वो नॉन वेजिटेरियन उनके घर में जो है वो बिल्कुल ही जो है वो रॉन्ग माना जाता है खाना, या जो भी इवन घर में भी लाना, तो वो चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ना? उनके लिए वो चीज़ गलत है। तो इन दैट केस वो क्या सोचेगा, मेरे को कितनी भी भूख लगी है, कुछ भी है, बट मैं इन एनी केस, इन एनी कंडीशन जो है वो मैं नॉन वेजिटेरियन एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो वो समझने लग जाता है, जब राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करने लग जाता है, वो सुपर ईगो होगा। डन, पहली थ्योरी कंप्लीट, ठीक है? किसने दी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। माइंड को इसने डिवाइड किया था तीन पार्ट्स में, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। उसके अलावा इसने किसकी बात की थी, आईडी, सुपर ईगो और ईगो। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सेकंड थ्योरी पे। सेकंड थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, बस यही वाली बड़ी है, ठीक है? उसके बाद जो आती है थर्ड है, फोर्थ है, उसके बाद लास्ट वाली तीन तो बिल्कुल छोटी छोटी हैं। तो ये वाली थ्योरी थोड़ी सी बड़ी है, अच्छे से सुनना, है इजी, समझ आ जाएगा, ठीक है? चलिए अभी ना जो फ्रॉइड थे, उन्होंने क्या कहा, जो है वो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस है, उससे हमारी पर्सनालिटी शेप अप होती है। अपने को इमीडिएट सेटिस्फेक्शन चाहिए, या अपना जो अनकॉन्शियस माइंड होता है उसके ऊपर उसने फोकस किया। अपनी जो इमीडिएट नीड्स होती है ना, अपनी जो एक अंदर अपने ऐसे होता है भी, हाँ भी ये तो मेरे को अभी चाहिए, तो उन जो सब चीज़ों के ऊपर इसने फोकस किया। चलो ठीक है, कर लिया। बट सोसाइटी नाम की भी तो कोई चीज़ होती है ना, अपने जो मतलब सोशल फैक्टर्स होते हैं, जो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, जो मतलब अपना इंटरेक्शन करना है, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, उससे भी तो अपनी जो है वो पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है ना? एक बच्चा है, वो खुद से ही थोड़े ना उसकी पर्सनालिटी बिल्टअप हो जाएगी। उसके आसपास लोग कैसे हैं, उनसे उसको कितना अटेंशन मिल रहा है, कितना केयर मिल रहा है, कैसे उसकी इंटरेक्शन हो रही है लोगों के साथ, बाहर अंदर हर जगह पे, तो वो भी तो अफेक्ट करती है ना अपनी पर्सनैलिटी को। तो ना बहुत सारे ना ऐसे जो है वो थियरिस्ट थे, जो कि थे तो फ्रॉइड के ही दोस्त, फ्रॉइड के साथ ही काम करते थे, फ्रॉइड के ही दोस्त थे, और उन्हीं के साथ वो कलीग्स कह सकते हो कि उनके कलीग्स थे, और उनके साथ ही वो काम करते थे। पर उन्होंने ना इस चीज़ में, इस पॉइंट में आकर के वो उनके अगेंस्ट चले गए, और उन्होंने सब ने ना मिल करके अपनी अपनी एक एक थियोरी निकाल ली। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो वो सारे के सारे फ्रॉइड से अलग हो गए। अलग होकर के सब ने अपना अपना दिमाग चलाया, और उसके बेसिस पे उन्होंने अपना अपना कुछ ऐड ऑन किया। मतलब जो फ्रॉइड के थॉट्स हैं ना, उसी को ही उसने
इन सब ने मिल कर के उसको एडवांस किया, उसके अंदर कुछ और चीज़ें जो है वो ऐड ऑन कर दी। जो ये सारे के सारे थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने भी जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया है अपना फ्रॉइड थ्योरी के अंदर ही, फ्रॉइड की थ्योरी के अंदर ही, तो ये सब ने जो है मिल के अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिसको मिला कर के हम क्या बोलते हैं, नियो फ्रॉइडियन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यही अपनी नियो फ्रॉइडियन थ्योरी है, न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी, जिसमें सभी ने जो है वो फ्रॉइड के थॉट्स को एडवांस किया है, या ये कह लो कि फ्रॉइड से अलग होकर के अपने अपने कुछ उन्होंने थॉट्स दिए हैं, बट उसी थ्योरी से रिलेटेड दिए हैं। डन। चलिए, अभी जो ना वैसे तो इसके अंदर कई सारे कंट्रीब्यूशंस थे, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और जिसमें से एक्चुअली में क्वेश्चंस बनेंगे, वो 5 ऐसे थ्योरीज थे जिन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें सबसे ज़्यादा। तो उन्हीं पांचों को हम पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला कौन थे? एल्फ्रेड एडलर थे। एल्फ्रेड एडलर जो थे ना, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर बात की थी, मेन जो है उन्होंने किस चीज़ के ऊपर बात की थी, इन्फीरियॉरिटी के ऊपर बात की थी। जैसे ना अपने बच्चे होते हैं तो अपने को ना कई बार क्या होता है भी, अटेंशन नहीं मिल पाता है, इतना ज़्यादा अपने को लव नहीं मिल पाता, इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, केयर नहीं मिल पाती है। तो उसकी वजह से ना आप खुद को दूसरों से कम समझने लग जाते हैं, खुद को दूसरों से ना इन्फीरियर समझने लग जाते हैं। और उसी इन्फीरियॉरिटी जो है, वही चीज़ जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को क्या करती है, अफेक्ट करती है। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे हमारी इन्फीरियॉरिटी होगी, वैसा ही हमारा बिहेवियर होगा, हमारे इमोशंस, हम कैसा सोचेंगे कैसा नहीं सोचेंगे। अब खुद को हम इन्फीरियर समझेंगे तो ऑब्वियसली हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा, है ना। तो उन्होंने इन्फीरियॉरिटी के ऊपर मेनली बात की थी। उसके अलावा जो है इन्होंने ये चीज़ कही थी कि अब जैसे ना कहीं ना किसी स्टेज पे हर बच्चा अपने आप को इन्फीरियर फील करता है। जैसे वो छोटा भी होता है, अगर उसको अटेंशन इतना नहीं मिल रहा है ना, किसी वेले उसको इग्नोर कर दिया उसकी मम्मी ने, तो वो खुद को ऐसे कम समझने लग जाता है, इन्फीरियर समझने लग जाता है। तो किसी ना किसी टाइम पे ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो बच्चे में आ ही जाता है। अब मेन थिंग इज़ दैट कि वो उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से कैसे निकल कर के आ रहा है, उससे कैसे बाहर आ रहा है, उसको कैसे रिमूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में वो एफर्ट्स डाल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। ठीक है, समझ आया। इसमें क्या होता है ना, कई बार इसमें मैंने ये चीज़ क्यों बोली है, क्योंकि ना इसमें कई बार बच्चा ना ओवर कर जाता है, मतलब एग्रेसिव हो जाता है कि हाँ भी मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, अब देख मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मतलब वो ना फिर वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव होके वो सब कुछ छोड़ छाड़ देता है, और उसके बाद अपना करियर पे एंड ऑल सब पे फोकस करता है, और इतना ज़्यादा करता है कि उसके अंदर फिर घमंड आ जाता है, तो वो सुपरियोरिटी में बदल जाता है। तो वो भी ठीक नहीं है, दोनों ही ठीक नहीं है, ना तो इन्फीरियरिटी ना ही सुपरियोरिटी, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कैसे निकल करके आ रहे हो इन्फीरियरिटी से, कैसे उसको रिमूव कर रहे हो, कैसे आप एफर्ट्स डाल रहे हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी बनेगी। डन। तो ये तो हो गया, मेन जो है वो इन्फीरियरिटी के ऊपर इन्होंने फोकस किया था। उसके अलावा दो एस्पेक्ट्स की इन्होंने और बात की थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। उसके अलावा और दो फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, अपना लाइफस्टाइल कैसा है, अपना रहने का तरीका कैसा है, अपने एम्बिशंस। अगर अपने को कोई अपना ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, आप घर पे बैठे हैं, अभी कुछ नहीं करना हमने तो, है ना, कोई ऐसा एम्बिशन ही नहीं है लाइफ में लेकर के, तो वैसे ही हम खुद को कम समझेंगे, इन्फीरियर समझेंगे। अगर हम खुद को इन्फीरियर नहीं समझ रहे हैं, हम कर सकते हैं तो हम करेंगे, हमारे एम्बिशंस भी होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे, है ना। उसके अलावा जो है हमारा ऑर्डर ऑफ बर्थ क्या है, ऑर्डर ऑफ बर्थ मतलब कौन से नंबर पे पैदा हुए थे। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप पहले नंबर पे पैदा हुए हो या दूसरे नंबर पे पैदा हुए हो, यहाँ पे इस चीज़ का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे ना पहला बच्चा होता है बड़ा, मतलब जैसे वो होता है, उसको लाड प्यार भी सब कुछ मिलता है ना। उसके बाद जो आता है सारी अटेंशन उसको मिलती है। तो एक पहला बच्चा है, उसको सब मिलेगा, तो उस वजह से हम देखें तो पहले को अच्छा है, सब मिल रहा है। पर जब दूसरा बच्चा होता है तो दूसरे बच्चे की भी अटेंशन जो है वो डिवाइड हो जाती है, और पहले बच्चे की अटेंशन भी डिवाइड हो जाती है। पहले को लगने लगता है तो अब तो दूसरे को ही सारा लाड मिल रहा है, मेरे को तो मिल नहीं रहा, है ना, उसी को सारी केयर एंड अटेंशन मिल रही है। तो उस टाइम उसमें भी कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। उसके अलावा जो पहला बच्चा होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, दूसरे या तीसरे नंबर वाले, उनके ऊपर घर की जिम्मेवारियाँ भी थोड़ी कम होती है। तो उस हिसाब से भी हमारी पर्सनैलिटी शेप अप होती है कि हमारा ऑर्डर क्या है बर्थ का, नंबर कौन से नंबर पे आपका जन्म हुआ है। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया जो है वो अल्फ्रेड एडलर जो थे, उन्होंने इन्फीरियरिटी के ऊपर बात किया। उसके अलावा जो है ना, अब जैसे इसी बेसिस पे, इसी इन्फीरियरिटी वाले एस्पेक्ट्स के बेसिस पे ही उन्होंने 4 टाइप की पर्सनैलिटी बताई है। कितने टाइप की?
4 टाइप की पर्सनैलिटी बताइए। पहला तो रूलिंग टाइप। रूलिंग में इन सब का आपको नाम से पता लग जाएगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। रूलिंग में क्या होगा कि हमारी ना ऐसी पर्सनैलिटी हो जाएगी कि हाँ भी हम ना सबको रूल करना चाहेंगे, सबके ऊपर अपनी कमांड रखना चाहेंगे, हमारे अंदर लॉट ऑफ एनर्जी होगी, एक्सेस में होगी एनर्जी, हम सुपरियर सुपरियर अपने आप को फील करेंगे और सुपरियॉरिटी पाना चाहेंगे। उसके अलावा जो है इसके अंदर कई बार अगर हमारी मतलब ज़िद नहीं पूरी हुई तो हो सकता है हम ड्रग एडिक्ट्स हो जाएं, हम सैड हो जाएं, या हम है ना कोई अल्कोहल जो है वो कंज्यूम करने लग जाएं। ऐसी सब चीज़ें भी हो सकती है, मतलब ये थोड़ा ओवर में हो जाता है रूलिंग टाइप। उसके अलावा जो है कई बार हम खुद को जैसे इन्फीरियर समझते हैं तो हमारी लर्निंग पर्सनैलिटी भी निकल कर के आ सकती है। लर्निंग कैसे निकल कर के आएगी कि हाँ भी हम खुद को इन्फीरियर ही समझते रहेंगे सारी उम्र। हमें ये होगा कि हाँ भी हम हर चीज़ जो है वो दूसरों से ही सीखेंगे, हम खुद से कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई है, डिफ़िकल्टी आई है, तब हमें दूसरों की हेल्प चाहिए। हमारे अंदर फोबियाज, डर पैदा होने लग जाते हैं, है ना। हम टेंशन में रहने लग जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, हमें एनर्जी लेवल भी हमारा लो हो जाता है, रोते रहते हैं, सेंसिटिव बन जाते हैं। तो अगर हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी आएगा तो हम ये वाली पर्सनैलिटी भी अपनी निकल करके आ सकती है। उसके बाद आता है थर्ड। थर्ड आता है अवॉइड। अवॉइड में क्या होएगा, लाइफ को ही अवॉइड कर देते हैं ऐसे लोग ना। मतलब जो है मतलब वो मतलब उन्हें लाइफ से कुछ लेना देना ही नहीं है। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खुशियाँ आ रही हैं, किसी चीज़ से उन्हें कुछ नहीं लेना देना होता। ये अपनी दुनिया में रहते हैं, इनकी एनर्जी बिल्कुल लोएस्ट लेवल की होती है, एकदम डाउन होती है, ठीक है। उस ये मतलब सीख जाते हैं एक्चुअली में, ये कह लो कि हाँ भी ये अकेला रहना सीख जाते हैं। उसके बाद इस सब चीज़ों को अवॉइड करने लग जाते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद लास्ट आता है सोशल यूज़फुल टाइप। सोशल यूज़फुल ये बंदे ठीक होते हैं, ये ना अपनी इन्फीरियॉरिटी से निकल करके आते हैं और सही तरीके से निकल करके आते हैं, एक अच्छे इंसान बनते हैं। राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। हेल्दी भी होते हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, दूसरों की खुशियों में दुख में इनको लेना देना भी होता है, और इंटरेस्ट भी लेते हैं, और हेल्पफुल भी होते हैं, काम भी होते हैं, काइंड भी होते हैं। डन। 4 टाइप की पर्सनैलिटी हमारी जो है वो निकल करके आ सकती है इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होने के बाद। उस डिपेंड करता है कौन सी पर्सनैलिटी निकल करके आएगी, किस पे डिपेंड करता है कि हम अपनी इन्फीरियॉरिटी को कैसे कम कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गए पहले जो थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, एल्फ्रेड एडलर। ये ब्रैकेट में ना इनको मतलब ये सब ने ना जो अपना अपने जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सभी ने अपनी अपनी थ्योरीज बना ली थी, अलग अलग निकल गए थे फ्रॉइड से अलग हो करके, इन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना अपना थ्योरीज बनाई थी। तो उनके ना नेम लिख रखे हैं मैंने ये ब्रैकेट में, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेन आपको जो पूछा जाएगा न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी से ही पूछा जाएगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए किस किस बंदे ने कंट्रीब्यूट किया इसके अंदर और किस किस ने मेन मेन चीज़ें क्या कही, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं सेकंड, हैरी स्टैक्स सलीवन। इसकी इनकी थ्योरी जो उन्होंने दी थी, इसको इंटरपर्सनल थ्योरी भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ना जो सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट है और जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है उसके ऊपर फोकस किया था। ये सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इन्होंने इंटर रिलेशनशिप के ऊपर भी फोकस किया था। कि बेसिकली इन्होंने क्या चीज़ बोली थी ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, एक बच्चा है फिर वो और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो वैसे वैसे ना हर लाइफ की स्टेज में ना उसका जो सोशल इंटरेक्शन की नीड होती है वो चेंज होती रहती है, प्लस उसका जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज होती रहती है। सबसे पहले हम वही देखेंगे इसमें। इन्होंने ना सलीवान ने 7 स्टेज दी थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, वन बाय वन इसमें मैं आपको अच्छे से बताती हूँ आराम से। सबसे पहली जो स्टेज है, जहाँ पे जो है हम बर्थ से लेकर के 18 मंथ्स तक होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक बच्चे को किसकी नीड होती है, वो डिपेंड होता है अपनी मदर पे स्पेशली, है ना। स्पेशली मदर पे डिपेंड होता है, प्लस और भी बाकी सब पे भी डिपेंड होता है। तो ये वाली उस टाइम पे अगर मदर के साथ अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है, उनसे अच्छी केयर मिल रही है, तो बढ़िया बात है। उसके बाद जो है सेकंड आता है 18 मंथ्स से लेकर के 6 ईयर्स तक। इसमें क्या होता है ना, बच्चा बोलना सीख जाता है, कम्युनिकेट करना सीख जाता है। इसके जो है आसपास फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन सब से भी वो कम्युनिकेट करता है, उनसे भी वो इंटरेक्ट करता है। उसके बाद जो है 6 to 9 ईयर्स का होता है, ये ना अप्रॉक्स एज जो है वो सलीवान ने दी है, एग्जैक्ट एज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो है 6 to 9 ईयर्स है, उसमें क्या होता है कि उसको खेलने के लिए बच्चे चाहिए, है ना। मतलब उसको चाहिए ना कि मेरे फ्रेंड्स हों, मेरे को खेलना है, मेरे को गली में जाना है। उसके अलावा उसका जो है माइंड है वो भी डेवलप होने लग जाता है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ा थोड़ा समझदार हो जाता है, थोड़ा इंटेलिजेंट हो जाता है, थोड़ा मतलब उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ जो हैं वो इम्प्रूव होने लग जाती हैं।
उसके बाद 9 टू 12 इयर्स तक उसको ये होता है कि हाँ भी मेरे को सेम जेंडर के फ्रेंड्स बनाने हैं, अगर लड़का है तो लड़का बनाना है, लड़की है तो लड़की बनानी है, तो ठीक है। जो है उसको ये होता है कि हाँ भाई मेरा एक अच्छा, मेरे 10-12 दोस्त हों, मेरा फ्रेंड सर्कल हो, तो उसको ऐसी नीड्स होती है। उसके बाद आता है 12 टू 14 ईयर्स। इसमें होता है कि ना थोड़ा थोड़ा उसे ये होता है कि हाँ भी अपोजिट जेंडर के ना जो बच्चे हैं वो भी मेरे फ्रेंड्स बने, और थोड़ा-थोड़ा ये इंडिपेंडेंट, एक जो नॉर्मली जो 13-14 साल का बच्चा होता है, वो इंडिपेंडेंट हो ही जाता है ना, खुद का खाने-पीने लग जाता है खुद का, उसके अलावा खुद ही रेडी हो जाता है स्कूल के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसमें वो फ्रेंड बनाना चाहता है अपोज़िट जेंडर वाले को। उसके बाद जो है 14 टू 22 ईयर्स, इसमें क्या होता है, जैसे बस लास्ट होता है, अभी स्कूलिंग टाइम चल रहा होता है लास्ट, उसके बाद कॉलेज में भी आ जाते हैं हम, है ना, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाने लग जाते हैं। उस टाइम पे हमें ये होता है कि एक मतलब एक अपोजिट जो जेंडर होता है उनके साथ एक हमारे अच्छे फ्रेंड सर्कल हो, उसके अलावा हो सकता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स जो होते हैं उन पे भी बहुत बच्चे जो है वो चले जाते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है। तो उस इस जो स्टेज में ना, इस जो एज में उनको ऐसा नीड होती है, ठीक है। उसके बाद जो है 22 अबव में क्या हो जाता है कि हाँ भी अभी मेरे को मेरे करियर पे फोकस करना है, मेरे को मेरा अच्छा करियर बनाना है, मेरे को मेरी फैमिली पे फोकस करना है, हमें को एक स्टेबल लाइफ चाहिए, मैरिज करनी है, देन मेरे को एक एक अच्छा पार्टनर हो, एक अच्छी फैमिली हो, एंड सब हो, मतलब एक स्टेबल जो लाइफ होती है उस पर हमें फोकस करने लग जाते हैं। अभी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तो मैंने 7 स्टेजेस बता दी जो सलीवा ने दी थी, है ना। अभी ये जो 7 स्टेजेस है, जैसे मैंने आपको एक ही चीज़ बोली है कि हर स्टेज पे हमें अलग अलग पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है। हर स्टेज पे हमें ये होता है कि अलग अलग पर्सन्स के साथ हमने इंटरेक्ट करना है। तो यही वाली चीज़ तो सलीवन ने बोली है कि जो होता है भी हमारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, जो इंटरेक्शंस होती हैं, उससे हमारी पर्सनैलिटी क्या है, शेप अप होती है। डन, आ गया समझ। चलिए, अभी इसमें ना टाइप ऑफ सेल्फ बताएंगे, इसी से रिलेटेड हैं। अभी मान लो, अभी जैसे ना अभी आपको जो है वो अच्छा, मदर से भी अच्छा इंटरेक्शन आपका है, केयर मिल रहा है, लव मिल रहा है, फीडबैक अच्छा मिल रहा है, आपका एक अच्छा सोसाइटी में सर्कल है, मतलब जो हर एक स्टेज होती है लाइफ में, उससे आप उसमें हर एक स्टेज में जो है आपके एक अच्छे फ्रेंड सर्कल्स हैं, उन सब से आपको एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है, आपके एक्सपीरियंसेस भी अच्छे हैं, तो आप खुद को क्या समझोगे, अच्छा समझोगे ना, ऑब्वियसली सी बात है। एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, खुद को अच्छा समझोगे, गुड मी, है ना, खुद को अच्छा समझोगे, टेंशन भी नहीं होगी, एंग्जाइटी भी नहीं होगी, केयर वेयर सब मिल रहा है आपको। उसके बाद जो है सेकंड आता है। सेकंड में क्या होता है कि अगर आपको ज़्यादा जो है बचपन से लेकर के बड़े जैसे जैसे लाइफ स्टेजेस होती है, उसमें अगर आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस आपके नहीं रहे हैं, आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिली है, ज़्यादा आपका सर्कल नहीं रहा है, ज़्यादा आपकी नीड्स नहीं पूरी हुई, इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो आप खुद को ना थोड़ा कई कई बार बुरा समझने लग जाते हो, बैड मी यानी कि खुद को बुरा समझने लग जाते हो। यहाँ पे आप टेंशन में रहने लग जाते हो, एंग्जाइटी हो जाती है। यहाँ पे ना मदर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, मैंने आगे भी बताया था ना, इसमें भी जो स्टार्टिंग स्टेज होती है उसमें तो मदर का जो अटेंशन है वो बच्चे को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो स्पेशली फ्रॉम मदर अगर आपको अच्छी केयर नहीं मिल रही है तो आप एग्जाइटी हो जाएगी, आपको टेंशन में रहोगे, खुद को बुरा समझने लगोगे। उसके बाद क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा फीडबैक, मतलब नॉट मी में तो क्या ही हो जाता है ना कि ना ओवर एंग्जाइटी हो जाती है, आपके बहुत ही ज़्यादा बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपको ना तो घर में कोई अटेंशन मिली है, ना ही आपको बाहर से अच्छा फीडबैक मिल रहा है, सब आपको बुरा बोलते हैं। सो इन दैट केस ना आप खुद को इतना ज़्यादा अवॉइड करने लग जाते हो कि आप खुद को बोलते हो नॉट मी, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो सलीवन ने क्या बोला है, टाइप्स दिए हैं, किसके टाइप दिए हैं, सेल्फ के, खुद को हम कैसे देख रहे हैं, गुड वन देख रहे हैं, बैड वन देख रहे हैं, और नॉट मी ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी सलीवन ने क्या दिया है, 7 स्टेजेस दी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, और उसके अलावा सेल्फ के भी टाइप्स दिए हैं। ये किससे कनेक्टेड है, सोशल एंड कल्चरल से लगभग लगभग ये कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर भी फोकस किया था। कॉग्निटिव में ना यानी कि जैसे अपना जो खुद का माइंड होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारी लाइफ स्टेजेस आती हैं, हम बड़े होते जाते हैं, तो वैसे वैसे जो है ना हमारा माइंड भी डेवलप होता रहता है। तो उस बेसिस पे इन्होंने 3 लेवल बताए हैं कॉग्निशन के। पहला, प्रोटोटेक्सिक। प्रोटोटेक्सिक में क्या होता है ना, हम बच्चे होते हैं, हम कोई लॉजिक थोड़ा ना लगाते हैं बच्चे, है ना, कोई भी जिद पकड़ ली, एक्शंस से ज़्यादा चीज़ों को वो डिनोट या बताते हैं, कम्युनिकेट तो कर नहीं पाते हैं बच्चे, बोल नहीं पाते हैं ज़्यादा अच्छे से,
मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो इशारे करके बताते हैं, है ना? तो यहाँ पे वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, स्पेशली मदर पे। उसके अलावा जो है उन्हें जो एक्शंस करके बताते हैं। उसके बाद आता है पैराटैक्सिक। पैराटैक्सिक में क्या होता है ना, वो बोल पाते हैं, वो कम्युनिकेट कर पाते हैं, बट उसका कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे आप थोड़े बड़े हो जाते हैं, अब जैसे आप ना कोई सोच रहे हैं भी, हाँ भी मेरे को आइसक्रीम खानी है, और सडनली अपने सामने आइसक्रीम आ जाए, कोइंसिडेंस है ना, लॉजिक थोड़ा ना हुआ कोई बात का। आप सोच लेंगे मैंने सोचा आइसक्रीम, तो आइसक्रीम देखो सामने आ गई, है ना? या कोई फ्रेंड के बारे में सोचो, फ्रेंड दरवाजे पे आ गया। ऐसा थोड़ी ना होता है, कोई लॉजिक बना है बात का, मतलब एक जस्ट कोइंसिडेंस होता है। हम हमारी कोई कम्युनिकेशन का कोई लॉजिक नहीं होता है। हाँ, बट हम बोल पाते हैं, हम कम्युनिकेट पर कर पाते हैं। उसके बाद जो आता है सिंटैक्सिक। सिंटैक्सिक जो होता है वो, इसमें क्या होता है ना, हम रैशनल डिसीजन ले पाते हैं। रैशनल डिसीजन ले पाते हैं, हमारा माइंड भी डेवलप हो जाता है, और जो है हम लॉजिक्स को भी जो है वो यूज़ करने लग जाते हैं। हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसके पीछे रीजंस होते हैं, उसके पीछे लॉजिक्स होते हैं। ऐसे कुछ भी नहीं बना देते हैं किसी भी चीज़ को, किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं हम। ये बेसिकली हाईएस्ट स्टेज होती है जहाँ पे हमारा माइंड जो है वो फुली डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, चलिए ये होगी कौन, सलीवन की भी हो गई। पहले हमने किसकी की थी, एडलर एल्फ्रेड की, है ना? मैंने उल्टा तो नहीं बोलती आई थिंक नेम, हाँ, एल्फ्रेड एडलर, ठीक है। एल्फ्रेड एडलर जो है, उनकी हमने जो है पहले थ्योरी की थी। उसके बाद जो है सलीवान, हैरी स्टैक सलीवन। चलिए, उसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे कार्ल युंग। कार्ल युंग जो थे ना, उसने मेनली थोड़ी सी जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन ये दिया था, इसको हम थोड़ा डिटेल में आगे बढ़ेंगे। जो है मेनली इन्होंने ना कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की थी। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है आपको, फ्रॉइड जो है उसने अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी, कि जो बच्चा होता है वो अनकॉन्शियस माइंड होता है, उसका ज़्यादा अवेयर नहीं होता है वो चीज़ों को लेकर के, है ना? ध्यान आया? तो अभी ये बोलता था ना, ठीक है अभी अनकॉन्शियस माइंड वो चीज़ ठीक है, बट ना पर्सनल अनकॉन्शियस माइंड की बजाय इसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड की बात की थी। कि बहुत सारे जो होती हैं चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो सकती हैं, जो यूनिवर्सल होती हैं, उसी को हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस बोलते हैं, जहाँ पे हर पर्सन जो होता है वो अनकॉन्शियस होता है, और उसको मिला के हम कलेक्टिव अनकॉन्शियस की यहाँ पे बात करते हैं। डन। उसके बाद जो है, लाइक फॉर एग्जांपल इसमें अभी डेथ है, डेथ तो सब ने ही फेस करनी है ना, सबको ही आनी होती है डेथ। तो फिर ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, यूनिवर्सल चीज़ हो गई। इस चीज़ को लेकर के सभी के सभी जो है वो जो है वो रहेंगे, इस चीज़ को लेकर के टेंस्ड रहेंगे। जो है वो मतलब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, एक जस्ट एग्जांपल दिया है। उसके अलावा जैसे आपने इंडिपेंडेंट बनना है, किसी चीज़ में मास्टरी अचीव करनी है, तो काफ़ियों को होता है, काफ़ियों को होता है। तो इसने कलेक्टिव की बात की है, इसने पर्सनल की बजाय। मेन इसने बस इतना ध्यान रखना है, जो कार्ल युंग थे उसने जो है वो कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की है। उसके अलावा जो है, उसके अलावा एक उसने कंट्रीब्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट और दिया है, इसने ना पर्सनैलिटी के दो टाइप्स बताए हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स। जो सिमिलर ट्रेड्स होते हैं अपने अंदर, जो क्वालिटीज़ होती हैं ना, उन क्वालिटीज़ के बेसिस पे इसने क्या किया है, पर्सनैलिटी के दो टाइप्स बताए हैं, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तीसरा भी हो गया पूरा। उसके बाद आता है चौथा और पांचवा, बस ये सबसे बड़ा था, उसके बाद अपनी आगे की थ्योरीज आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, अभी फोर्थ जो थे, न्यू फ्रॉइडियन थ्योरी जो थी अपनी, उसके अंदर एरिक एरिक्सन, इनका पूरा नाम क्या था, एरिक हमबर्गर एरिक्सन, या एरिक एच एरिक्सन भी इसे हम बोल सकते हैं। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने भी ना स्टेजेस ही थी एरिक्स जो है ये ऑफ इधर आ गया, इसको इधर कर लेना। एरिक्सन स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है इन्होंने दी थी। इन्होंने भी ना 8 स्टेजेस बताई थी। कितने? 8 स्टेजेस बताई थी इन्होंने, 8 चीज़ें बताई थी कि जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसकी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। और या तो जो है बच्चा वो सोशल जो चीज़ें चेंज हो रही है, जैसे जैसे ना बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो चेंज होता रहता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ एडजस्ट कर पाता है। तो इसने मेनली ये चीज़ बोली थी, अगर हम एडजस्ट कर पा रहे हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, अगर हम नहीं एडजस्ट कर पा रहे तो नहीं अच्छी बनेगी। मतलब डिपेंड करता है कि हम कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे हम बड़े होंगे, हमारे इंटरेक्शंस अलग अलग होंगे, हमारी नीड्स अलग अलग होंगी, सब चीज़ें चेंज होती है। लोग चेंज होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, हमें कभी बच्चे चाहिए,
चाहिए, कभी बड़े चाहिए, कभी और बड़े चाहिए, है ना? तो इंटरैक्शंस हमारे डिफरेंट हो जाती हैं। तो जैसे-जैसे चेंजेस आएँगे सोशल बैकग्राउंड में, वैसे-वैसे जो है हमें भी एडजस्ट करना पड़ेगा। तो या तो 2 ही चीज़ें होंगी। एरिक्सन बोलते थे कि 2 ही चीज़ें होंगी, या तो एडजस्ट कर पाएँगे या फिर एडजस्ट नहीं कर पाएँगे, है ना? 2 ही चीज़ें होंगी। तो इन्होंने उसी बेसिस पे काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी अलग-अलग स्टेजेस पे। वन बाय वन पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो इन्फैंट टू 18 मंथ्स, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, उससे लेकर के 18 मंथ्स तक या तो हम विश्वास करेंगे या फिर हम नहीं करेंगे, या तो हम ट्रस्ट करेंगे। लाइक एक बच्चे को ना एक माँ उठाती है गोदी में और उछालती है, कैसे भी करती है, तो उस पर ट्रस्ट करता है ना? अगर कोई और बच्चा, कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी और की गोदी में भी चले जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माँ के अलावा किसी के भी गोदी में नहीं जाते, है ना? आपने देखा होगा। तो इसमें क्या होता है, या तो अपन ट्रस्ट करेंगे या फिर अपन नहीं करेंगे, 2 ही चीज़ें होंगी। और अगर अपना एक बार ट्रस्ट सही हो जाता है तो हम दूसरी बार भी ट्रस्ट करते हैं। अपने को पता है कि अपनी जैसे मम्मी है वो अपने को अच्छे से उठा रही है, तो अपन दूसरी बार भी ट्रस्ट करते हैं। तो या तो हम विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद जो है 18 मंथ्स टू 3 इयर्स में, इसमें क्या होता है ना, भी जैसे-जैसे ना आपने देखा होगा कि कई बार तो हम बच्चों को ना पीछे हटाते रहते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा, है ना? तो वो खुद पे ना डाउट करने लग जाता है। इस स्टेज में ये होता है, या तो वो खुद के ऊपर डाउट करेगा या फिर वो खुल के सारा ना जो है वो मतलब दूसरे के घर में भी जाके वो कुछ ऐसे शर्म नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। वो सारा का सारा उनका सामान खिंडाया है, मतलब शरारतें भी करेगा। या तो वो ऑटोनॉमी की तरफ जाएगा, यानी कि वो इंडिपेंडेंट भी बनेगा, बिना डरे जो है वो दूसरों के घर में भी जाके बढ़िया मस्त खेलेगा, कूदेगा। या फिर वो खुद के ऊपर डाउट करेगा, मम्मी के पीछे-पीछे छुपा रहेगा, है ना? 2 ही चीज़ें होंगी इसके अंदर। उसके अलावा जो है 3 टू 5 इयर्स जब हम होते हैं, या तो हम हर चीज़ में ना आपा खुद ही आगे होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं हर चीज़ में, या फिर जो है हर चीज़ में हम डर-डर के रहते हैं, गिल्ट में रहते हैं, अगर गलत हो गया तो काम, मैं तो नहीं आगे होता, है ना? तो 2 ही चीज़ें होंगी। उसके बाद 5 टू 13 में या तो हम मेहनत करेंगे, इंडस्ट्रियस बनेंगे, या फिर हम खुद को कम समझेंगे कि मेरे से तो ये काम होगा नहीं, मैं तो मतलब नहीं कर सकता। हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं, हम इन्फीरियर फील करते हैं। उसके अलावा जो है 13 टू 21, इसमें क्या होता है कि या तो अपने ने जो है वो अपने को समझ आ जाता है कि अपन ने करना क्या है, आइडेंटिटी बनाने में। जैसे होता है ना, अपनी टीनेज होती है, फिर आप कॉलेज में आते हैं, तब तक अपने को पता लग जाता है कि हाँ भी अपन ने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, क्या बनना है ना? अपनी लाइफ में करना क्या है हमने। या फिर हम कई कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज़ ही रहते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता होता भाई हमने करना क्या है, हमें खुद को ही नहीं समझ आ रहा हमने क्या बनना है, क्या करना है। तो रोल कन्फ्यूजन, 2 ही चीज़ें होंगी, सॉरी दोनों में से एक ही चीज़ होगी। उसके अलावा जो 21 टू 39 है, ये वो स्टेज होती है जहाँ पे या तो हम सोचते हैं कि चलो मैरिज वैरिज कर लेते हैं, है ना? मतलब एक इंटीमेसी वाला वो, मतलब सबके साथ रहना एंड ऑल, इस तरफ जाते हैं। या फिर हम सोचते हैं कि छोड़ ना यार, क्या ही मैरिज करनी है, अकेले रहते हैं, आइसोलेशन मतलब अकेले रहना। उसके बाद आता है 39 टू 65, इसमें क्या होता है कि लाइक बच्चे हो रहे हैं, पेरेंटहुड चल रहा है, बच्चों की परवरिश करनी है, दूसरों की हेल्प करनी है, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। तो अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो जनरेटिविटी होगी। अगर हमारी ग्रोथ नहीं है, ज़ीरो ग्रोथ है या ना के बराबर है, बहुत स्लो ग्रोथ है, हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो स्टेग्नेशन हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ लो चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, स्टेग्नेशन हो जाएगा। उसके बाद 65 एंड ओल्डर, जब हम बुढ़ापे वाली एज में आ जाते हैं, ओल्ड एज में आ जाते हैं, उस टाइम पे क्या होगा ना, बैठेंगे हम आराम से और सोचेंगे भाई मैंने लाइफ में किया क्या, अपनी ज़िंदगी में किया क्या। तो अगर आप खुश हैं, अगर अपने फेस पे स्माइल है कि हाँ भी हमने तो है अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया है, हमने सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी उठाई हैं, हमने अपना बेस्ट दिया है अपनी लाइफ में, हमने अच्छे से मेहनत किया है, अचीव किया है, एंड जो है हमने हर एक चीज़ को लेकर के सही डिसीजंस लिए हैं, तो इंटीग्रिटी होगी। ठीक है। उसके अलावा जो है, अगर हमें पछतावा होगा कि हाँ भी हमने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं, हम जो है डर डर के जिए हैं, हम में इन्फीरियॉरिटी रही है, हम दूसरों से खुद को कम समझते थे, हम अकेले रहे हैं, मैरिज नहीं की, अब जाके पछतावा हो रहा है कि हाँ भी पार्टनर होना चाहिए था, है ना? तो वो सारी चीज़ें जब हमें पछतावा होता है तो वो डिस्पेयर होती है। समझ आया? बहुत ईज़ी पॉइंट थे, बस थोड़े से है, ज़्यादा लेंथी हैं बट है ईज़ी समझने में। मेन चीज़ जो थी वो एरिक्सन ये बोलते थे कि जैसे-जैसे हमारी लाइफ स्टेजेस बढ़ेंगी, वैसे-वैसे जो है वो हमारा जो बैकग्राउंड है सोशल, वो चेंज होता रहता है। या तो हम एडजस्ट कर पाएँगे, अगर हम अच्छे से एडजस्ट कर पा रहे हैं तो वो लेफ्ट वाले ये सारे पॉइंट्स आ जाएँगे, और अगर हम अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे तो ये राइट वाले पॉइंट्स आ जाएँगे। और उसी हिसाब से फिर हमारी पर्सनैलिटी निकल कर के आएगी कि किस हिसाब से और कितना लेवल का हम एडजस्ट कर पा रहे हैं। डन? चलिए,
अभी लास्ट बची है कैरन हॉर्नी, ये लेडी थी, ठीक है, कैरन हॉर्नी। इन्होंने जो है क्या बताया था, अब अपने जो है इन्होंने क्या चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया था अपना, उस पे आते हैं। सबसे पहले तो ना मैं इसमें अभी ये डायग्राम समझाती हूँ आपको कि ना एक बच्चा है, उसको कोई अटेंशन नहीं मिल रहा, उसको कोई लव नहीं मिल रहा है ना, तो वो क्या फील करेगा? इनसिक्योर ही फील करेगा, है ना, अकेला फील करेगा खुद को, उसको ना कोई उसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, ना उसे पूछा जा रहा है बेचारे से, ना बताया जा रहा है, तो वो क्या फील करेगा? इनसिक्योर फील करेगा, लोनली फील करेगा, है ना। समटाइम्स ना इनसिक्योरिटी और लोनली इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपा जो है सबको अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं। हॉस्टैलिटी हॉस्टैलिटी मतलब जो है वो हम दूसरों को अपना दुश्मन समझने लग जाते हैं, हम शत्रुता के ऊपर आ जाते हैं। और समटाइम्स आपने देखा होगा कि ये काफ़ी बच्चे होते हैं जो क्राइम्स करते हैं, है ना, चोरी चकारी एंड ऑल ये सब करना, तो बहुत सारे बच्चे क्राइम्स की तरफ चले जाते हैं। अब जो बच्चे क्राइम्स की तरफ जा रहे हैं वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें एक्चुअल में बचपन में इतना ज़्यादा केयर नहीं मिला होता, इतनी अटेंशन नहीं मिली होती, इतना कोई सिखाने वाला नहीं होता, बताने वाला नहीं होता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नहीं सही, है ना? अगर प्रॉपर सपोर्ट, अटेंशन, समझाने वाला, सही गाइड करने वाला बचपन से मिला हो, तो अपन इस तरफ जाए ही ना, क्राइम्स की तरफ जाए ही ना, है ना? ये चीज़ होती है। तो उसके अलावा जो है क्राइम्स की तरफ नहीं भी जाएँ तो एटलीस्ट एंग्ज़ायटी तो हो ही जाती है। एंग्ज़ायटी या टेंशन अपने दिमाग में अपना टेंशन में रहने लग जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है बुरी तरह, है ना? तो या तो होगी ये एक चीज़, और दूसरी चीज़ या फिर होगा, इसमें तो कोई रोला ही नहीं होता, इसमें कोई लफड़ा नहीं होता। इसमें तो क्या होता है भई, हाँ, भई लव मिल रहा है, अटेंशन मिल रही है, केयर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, है ना? एंग्जायटी नहीं होगी, या बहुत कम टेंशन होगी, या ना के बराबर होगी टेंशन। फिर अपनी पर्सनैलिटी भी एक अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर के आएगी। तो बेसिकली अभी कहने का मतलब ये है कि एंग्जायटी के ऊपर फ़ोकस किया था। किसने फ़ोकस किया था? कैरन हॉर्नी ने फ़ोकस किया था टेंशन के ऊपर, कि एग्ज़ाइटी हो जाती है, क्यों हो जाती है? क्योंकि अपने को प्रॉपर लव एंड अटेंशन नहीं मिलता। और नॉर्मली ना सबसे ज़्यादा जो लव एंड अटेंशन है वो अपने बचपन से लेकर के अपनी फैमिली से मिलता है। तो इसीलिए वजह से मैंने इसमें यहाँ पे पेरेंट्स को बोल्ड किया है, और मतलब मेनली कैरन हॉर्नी ने ये चीज़ बोली थी कि पेरेंट्स का लव एंड अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी पर्सनैलिटी के अंदर। क्लियर? चलिए, अभी इसी से रिलेट करता एक और पॉइंट है। अभी जैसे मैंने आपको ना इसमें सेकंड वाले में बताया कि अगर अटेंशन नहीं मिल रहा तो इनसिक्योर फील करेंगे, लोनली फील करेंगे, क्राइम्स की तरफ भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी हो जाएगी, टेंशन में रहेंगे, जिसकी वजह से न्यूरोसिस प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होंगे ना, अपने माइंड में जो है न्यूरोसिस प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम होती है जिसमें ना एक बच्चा जो है उसके माइंड में हर टाइम या तो वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लग जाएगा, हर या डर डर के रहने लग जाएगा। जब अपना माइंड स्टेबल नहीं होता है, अपना माइंड ठीक नहीं होता है, हम बहुत ज़्यादा डर के या टेंशन में रहने लग जाते हैं, तो वो न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स में आ जाता है। क्लियर? चलिए, अभी ना जो कैरन हॉर्नी थे ना, उन्होंने जो है वो बेसिकली 3 जो है वो कैटेगरीज़ में बाँटा था। वैसे तो उन्होंने बताया था कि 10 होती हैं, जो न्यूरोटिक नीड्स होती हैं ना, अपनी ज़रूरतें होती हैं, वो 10 होती हैं। उसको इसने जो है वो 3 कैटेगरीज़ में बाँटा था। अभी 3 कौन-कौन सी है? पहली तो होगी कंप्लायंट। कंप्लायंट में तो क्या होगा ना, जैसे अपन जो है वो खुद को अकेला समझ रहे हैं और लोनली फ़ील कर रहे हैं, तो अपनी अब पर्सनैलिटी ऐसी बन जाएगी कि ज़्यादा ही फीलिंग वाले हो जाएँगे आप, ठीक है? हर हर जने से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ, भई ये हमें अटेंशन दे, हमें केयर दे, हमें लव दे, है ना? नीड हो जाएगी, एक्सेस में हो जाएगी। दूसरे नंबर पे एग्रेसिव टाइप में क्या होता है ना, कि ना जब अपन को कोई नहीं मिलता है अटेंशन, तो आप इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बड़े होकर के अपनी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा आप टेंशन में रहने लग जाते हैं, कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हमें ये होता है कि हमें किसी से लेना देना नहीं, फीलिंगलेस नहीं हो जाते कई कई पर्सन भी, कोई फीलिंग ही नहीं है उनके अंदर, है ना। वो खुद को इतना सुपीरियर समझने लग जाते हैं, बस करियर की तरफ फोकस करना है, खुद की बहुत मेहनत करनी है, चाहे दूसरों को एक्सप्लॉइट क्यों ना करना पड़े, चाहे दूसरों को एक्सप्लॉइट क्यों ना करना पड़े, तो वो भी करते हैं, क्लेवर हो जाते हैं अपन। उसके अलावा जो है हमें पावर चाहिए, हमें एक अच्छी रेपुटेशन चाहिए, हमें अचीवमेंट चाहिए, इन सब की तरफ आप जाने लग जाते हैं, और लोगों को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। मूव्स अगेंस्ट पीपल, मतलब लोगों को तो उनके अगेंस्ट में जा करके उनके साथ नहीं काम करना पसंद करते, उनसे अगेंस्ट जाके उनके खुद को सुपीरियर समझ के काम करना पसंद करते हैं। ठीक है? चलिए,
आगे थर्ड टाइप की होती है जिसमें क्या होता है कि हाँ भई हमें लव एंड केयर अटेंशन हमें कुछ मिला है नहीं, तो इससे हम ना इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि सबसे दूर भागने लग जाते हैं। डिटैच्ड टाइप, डिटैच्ड में क्या होता है, मूव अवे फ्रॉम पीपल, हम लोगों से दूर भागना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये होता है कि खुद के साथ हमें टाइम स्पेंड करना है, हम खुद के लिए इनफ हैं, ठीक है, बचपन में ही नहीं मिला लव केयर अटेंशन तो अब तो क्या ही मिलना है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम डिटैच्ड, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, हम खुद से मतलब लोगों से दूर भागने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ही अभी क्या सिचुएशंस ठीक है? नहीं ना, ये तीनों ही सिचुएशंस ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक में, किसी में तो बिल्कुल ही फीलिंगलेस हो गया, किसी में ओवर फीलिंग हो गया और इसमें भी हम लोगों से एकदम ही दूर भागने लगे। तो ये तीनों ही तीनों क्या होती हैं, जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें एंग्जाइटी हो जाती है या बहुत ज़्यादा हम फियर होके डर डर के रहते हैं या एग्रेसिव हो जाते हैं, उस वजह से ये तीनों न्यूरोटिक प्रॉब्लम्स हो जाती है और उसके अंदर हमारी ये 3 पर्सनैलिटी जो है वो निकल कर के आ सकती है, कंप्लायंट, अग्रेसिव एंड डिटैच्ड, तीनों में से कोई भी निकल कर के आ सकती है। और ये क्यों निकल कर के आती है? क्योंकि हमें जो है वो लव, केयर एंड अटेंशन नहीं मिलता है एंड जिसकी वजह से हमें एंग्जाइटी हो जाती है और उसी एंग्जाइटी की वजह से हमें ये न्यूरोसिस प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर? चलिए, एक सेकंड, एक सेकंड। इसके अंदर जो है वो कैरन हॉर्नी है, उन्होंने एक चीज़ के ऊपर और फोकस किया था, विमेन के ऊपर, ठीक है। जो विमेन होती है, उन्होंने बताया था विमेन वीक नहीं होती है, वो इन्फीरियर नहीं होती है। जो फ्रॉइड थे ना, उन्होंने ये थोड़ा फोकस किया था इस चीज़ के ऊपर कि विमेन जो होती है वीक होती है, मैन जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। बट कैरन हॉर्नी क्योंकि लेडी थी, तो उन्होंने ये चीज़ बोला था इस चीज़ के ऊपर कि विमेन जो होती है वो इन्फीरियर नहीं होती है, वो वीक नहीं होती है, बल्कि मैन को जो है वो वार्म एनवी होती है। जो मैन होता है वो चाइल्ड बियर नहीं कर सकता है ना, वो चाइल्ड बियर नहीं कर सकता है। एक विमेन के अंदर होता है कि हाँ भी वो बच्चे को जन्म दे सकती है, वो जो है वो चाइल्ड बियर कर सकती है। बट एक जो मैन होता है वो चाइल्ड बियर नहीं कर सकता है, तो बल्कि उसको ये कमी महसूस होती है एक मैन को। तो जो वुमेन होती है वो इन्फीरियर नहीं होती है, वो वीक नहीं होती है, ठीक है। तो ये कैरन हॉर्नी ने बोला था। चलिए, अभी ये हो गया अपनी सेकंड थ्योरी कंप्लीट। आई नो थोड़ी बड़ी थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, बट आगे वाली ज़्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी से हम कवर अप करेंगे। सेकेंड थ्योरी कौन सी थी? नियो फ्रॉइडियन थ्योरी। नियो फ्रॉइडियन थ्योरी में 5 जनों के हमने इसमें जिक्र किया है। 5 जो है वो उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है। सबसे पहले थे एल्फ्रेड एडलर। उसके अलावा जो है एल्फ्रेड एडलर थे, उन्होंने इन्फीरियरिटी के ऊपर बात की थी, उसके बेसिस पे उन्होंने 4 टाइप की पर्सनैलिटी बताई थी। उसके बाद हैरी स्टैक्स सलीवन, इन्होंने जो है वो लाइफ स्टेजेस बताई थी, उसमें हमें कैसे कैसे किसके साथ इंटरेक्शन की नीड होती है वो बताया। उसके अलावा उसके बेसिस पे हम खुद को कैसे समझते हैं वो बताया। उसके अलावा जो है इन्होंने कॉग्निशन के भी लेवल बताए, माइंड के भी। उसके बाद कार्ल युंग ने बोला कलेक्टिव अनकॉन्शियस के ऊपर बात किया और पर्सनैलिटी के 2 टाइप्स बताए, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। उसके बाद एरिक एरिक्सन ने क्या बोला कि कैसे हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, या तो कर पा रहे हैं अच्छे से या नहीं कर पा रहे, 2 ही चीज़ें होती हैं और हर एक स्टेज में अलग अलग चीज़ें बताई हैं, वो यहाँ पे मैंने आपको समझाई। उसके बाद कैरन हॉर्नी जो लेडी थे, उन्होंने एंग्जाइटी के ऊपर बात की है। एंग्जाइटी की वजह से जो होता है न्यूरोसिस प्रॉब्लम हो जाती है, 3 टाइप की पर्सनैलिटीज़ हमारी हो सकती है। उसके अलावा इन्होंने विमेन को भी वीक नहीं बताया था, मतलब इन्होंने ये चीज़ के ऊपर फोकस किया था कि विमेन जो होती है वो वीक नहीं होती है। क्लियर? चलिए, सेकेंड थ्योरी कंप्लीट है। इसके बाद आती है थर्ड थ्योरी जो पर्सनैलिटी के अंदर होती है, ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी क्या बोलती है ना कि ना हर एक पर्सन के अंदर डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, उसी बेसिस पे ही एक पर्सन जो है वो डिफरेंटली बिहेव करता है। इसके अंदर जो थे ऑलपोर्ट एंड रेमंड कटेल, ये 2 पर्सन्स थे, जो 2 थ्योरिस्ट थे जिन्होंने अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था। वन बाय वन इनका कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। सबसे पहले तो थे ऑलपोर्ट। ऑलपोर्ट जो थे ना, गॉर्डन डब्ल्यू ऑलपोर्ट, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने यही चीज़ बोला था कि ना हर एक ना, अभी जैसे आपकी क्वालिटीज़ अलग है, मेरी अलग है, सबकी क्वालिटीज, सभी पर्सनस के अंदर ना क्वालिटीज़ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं और उन्हीं ट्रेड्स के बेसिस पे इन्होंने बताया कुछ एक तो ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो हर एक पर्सन में मिल जाते हैं ना। अब जब है ही कॉमन तो आप एक दूसरे को कंपेयर भी कर सकेंगे उन बेसिस पे। और कुछ एक ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो लिमिटेड होते हैं पर्टिकुलर ग्रुप तक,
मतलब वो हर एक में नहीं मिलते हैं, कॉमन नहीं होते हैं, वो हर एक में नहीं मिलते हैं। वो अभी हर एक में नहीं मिल रहे तो हम कंपैरिजन भी इतना नहीं कर पाते हैं डिफरेंट लोगों को, और मेनली जो है इसमें जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मिलते हैं। क्लियर? इसके अंदर ऑलपोर्ट ने थ्योरी दी थी। ऑलपोर्ट ने बताया 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं, कॉमन जो हर एक में मिलते हैं, पर्सनल डिस्पोजिशन जो हर एक में नहीं मिलते हैं, किसी-किसी में मिलते हैं, और इनके बेसिस पे हम एक पर्टिकुलर कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अभी चलते हैं आगे। जो ये पर्सनल डिस्पोजिशन थे ना, ऑलपोर्ट कहते थे ये ना 18,000 होते हैं। 18,000 अपने को याद नहीं करना है, टेंशन मत लो, ठीक है? 18,000 इतना कुछ आगे डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। मेनली जो थे वो 18,000 थे, वो जो पर्सनल डिस्पोजिशन होते हैं, जो सबके अलग-अलग ट्रेड्स होते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने? 3 में। कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी, ठीक है? अभी सेंट्रल क्या होता है, जैसे होता है ना, अभी यहाँ पे अपने को सेंटर में अगर कोई बंदा खड़ा होता है तो वो सबको ही दिखता है ना? सेंटर पे अगर कोई पर्सन खड़ा हो, सेंटर में जो खड़ा होता है उसको भी सारे दिखते होते हैं, है ना? तो वही वाला होगा सेंट्रल, मतलब जो है वो ऐसे ट्रेड्स जो सबको दिख जाते हैं, ऐसे ट्रेड्स जो ऑलमोस्ट हर एक पीपल में मिलते हैं। उससे आप थोड़ा याद कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला आपको कि जो ट्रेड्स ऐसे जो सबको ही लगभग लगभग हर पर्सन के अंदर मिल जाते हैं, वो कौन से होते हैं? कार्डिनल डिस्पोजिशन होते हैं। नॉर्मली अगर आप बोलो कि हाँ भाई ये फलाना पर्सन है, वो मतलब ना जो है वो शाय है, वो ज़्यादा बोलता नहीं है, वैसे वो इंटेलिजेंट है, तो ये क्या हो गया? ये कॉमन, जैसे एक मतलब एक ऐसा ट्रेट हो गया जो लगभग हर पर्सन में मिलता है ना? ऐसी क्वालिटी होगी, या तो कोई कम बोलेगा, शाय होगा, या फिर कोई ज़्यादा बोलेगा, सोशलाइज करने का उसको मतलब शौक होगा, है ना? तो यहाँ पे 2 ही चीज़ें होती हैं। तो एक ऐसे ट्रेड्स जिनसे हम एक पर्सन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मैं आपके बारे में किसी को बताऊँ कि आप कम बोलते हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप काम हो, आप काइंड हो, है ना, हेल्पफुल हो, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ, इनफ है। अगर मैं आपके बारे में कोई पूछे और मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, तो इनफ है ना आपके बारे में बताने के लिए, आपको डिस्क्राइब करने के लिए। और ये वाले वो ट्रेड्स होते हैं जो लगभग हर एक में मिल जाते हैं। तो ये कौन से हो गए? अपने सेंट्रल हो गए। सेकेंडरी तो होते हैं वो जो मतलब लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा इतने ज़्यादा अपने को देखने को भी नहीं मिलते। अब किसी की ईटिंग हैबिट्स कैसी है, खाने का तरीका कैसा है, उससे हम थोड़े ना उसको डिस्क्राइब कर सकेंगे, या उससे उसकी इतनी पर्सनैलिटी भी हम जज नहीं कर पाते हैं ना, तो वो होते हैं सेकेंडरी। उसके अलावा कार्डिनल, कार्डिनल कौन से होते हैं ट्रेड्स? अभी जैसे जहाँ जहाँ पे नॉन वायलेंस का नाम आता है, वहाँ वहाँ पे महात्मा गांधी का नाम आता है, राइट? है ना? तो नॉन वायलेंस के लिए वो जाने जाते हैं। ये वो स्पेशल ट्रेड्स होते हैं जो रेयर होते हैं, जो किसी किसी में मिलते हैं। कोई आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी जो हर एक के अंदर नहीं होती है, रेयर ही मिलती है। और ऐसी क्वालिटी जिसके अंदर ना दम होता है कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके, मतलब वो ऐसी इतनी अच्छी क्वालिटी होती है, ये इतनी हाई पावर में होती है वो क्वालिटी, कि वो दम रखती है कि दूसरों को वो इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है, इन्फ्लुएंस टू अदर्स, इन्फ्लुएंस कर सके, और जिससे ना आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, आपकी पहचान बन जाती है। अब जैसे महात्मा गांधी की पहचान बन गई कि वो नॉन वायलेंस के लिए जाना जाते थे, तो यहाँ पे जो है वो आपकी आइडेंटिटी भी बना सकती है। इसमें इतना दम होता है, ये वाले जो क्वालिटीज़ होती हैं उनमें। क्लियर? चलिए, अभी ऑलपॉट की थ्योरी अपनी कंप्लीट है। ऑलपॉट ने जो है वो ट्रेड्स बताए थे, कॉमन एंड पर्सनल। पर्सनल में उसके ने फर्दर 3 टाइप बताए थे, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। उसके बाद आते हैं रेमंड कटैल। रेमंड जो कटैल थे ना, उन्होंने जो है ट्रेड थ्योरी में जो है वो 2 टाइप के ट्रेड्स बताए थे, सरफेस और सोर्स। और मेनली इन्होंने काम क्या किया था? अभी जो ना ऑलपोर्ट थे, उन्होंने तो ना 18,000 ग्रंथ दे दिया इतने सारे ट्रेड्स का, 18,000 ट्रेड्स बता दिए पर्सनल डिस्पोजिशन होते हैं। क्लियर? अभी उस 18,000 में से इसने रेमंड ने क्या एक अच्छा काम किया है, इसने बैठ के इसने सारे के सारे छाने वो ट्रेड्स ढूंढ के निकल करके लाया, वो डिस्कवर करके लाया, वो ऐसे ट्रेड्स जो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस करते हैं। ऐसे ट्रेड्स वो ढूंढ कर करके लाया। क्लियर? उसके बाद जो है वो जो कटैल था उसने जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था ट्रेड्स को। सरफेस, वो ट्रेड्स जो इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी के भी डे टू डे बिहेवियर में, कोई काइंड है, कोई हेल्पफुल है ना? अपने को पता लग ही जाता है, अगर मान लो कोई पर्सन है वो अपने लिए हेल्पफुल है, काइंड है, इनोसेंट है, ऑनेस्ट है, तो अपने को ये दिख जाती हैं सब चीज़ें। और ऐसे ट्रेड्स जो सोर्स ट्रेड्स होते हैं, जो लेस विजिबल होते हैं, जल्दी से दिखते नहीं है, बट हाँ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में, तो वो होते हैं सोर्स ट्रेड्स।
अब इसमें एक बात अभी अच्छे से ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने ना 18,000 जो ट्रेड्स थे, जो ऑलपोर्ट ने दिए थे 18,000 ट्रेड्स, उसमें से इसने वो ट्रेड्स डिस्कवर किए जो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसी ट्रेड्स को हम उसकी ट्रेड्स की बात करते हैं। इन्होंने जो है वो 35 ट्रेड्स निकाले ढूंढ के। 35 कौन से ट्रेड्स निकाले? सोर्स वाले। कौन से? सोर्स वाले जो है वो 35 ट्रेड्स निकाले। 35 में से जो 12 थे ना, 12 तो एबनॉर्मल पीपल में मिलते हैं। एबनॉर्मल पीपल कौन होते हैं? जिनको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है ना, मेडिकल जो है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ट्रेड्स जो थे वो 12 ट्रेड्स, 12 क्वालिटीज़ जो नॉर्मल पीपल में नहीं मिलते, अब नॉर्मल में मिलते हैं। तो इसको तो हम एक बार अलग रख देते हैं। उसके बाद जो है 35 में से 23 ऐसे होते हैं जो नॉर्मल पीपल में मिलते हैं। हर जो नॉर्मल इंसान होता है उसके अंदर ये 23 क्वालिटीज़ मिलेंगी। और इसमें से अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस वाले इन्होंने ढूंढ करके निकाले थे, तो वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस वाले 16 ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स थे जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये क्वेश्चन आपको नेट एग्ज़ाम में आ सकता है। इन्होंने एक क्वेश्चनर प्रिपेयर किया था। क्वेश्चनर प्रिपेयर करके उन्होंने वहाँ पे ये फाइंड आउट किया, उसका ये रिज़ल्ट ये निकाला कि ऐसे जो 16 ट्रेड्स हैं जो बहुत ज़्यादा जो है अपनी पर्सनैलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वजह से इसको हम 16 पीएफ टेस्ट भी बोलते हैं, 16 पीएफ भी बोलते हैं, 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? कटैल जो थे उन्होंने क्या किया था, 35 जो है वो ढूंढ करके निकाले थे। 35 में से 12 जो एबनॉर्मल में मिलते हैं, 23 जो नॉर्मल में मिलते हैं। 23 में से भी ना फर्दर उन्होंने छांट के निकाले। ठीक है, 16 वो ट्रेड्स जो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके अलावा जो एक छोटी सी चीज़ इन्होंने और की थी कि जो सोर्स ट्रेड जिसकी हम आपा बात कर रहे हैं, जो हर एक में अपने को नहीं विजिबल होते हैं, लेस विजिबल होते हैं ट्रेड्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसका ना एक और बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने। अपने अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं जो अपने हेरिडिटली अफेक्ट होती हैं, बाय बर्थ हमें मिलती हैं या हेरिडिटली उसका जो है वो इन्फ्लुएंस रहता है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेड्स। और ऐसे ट्रेड्स, ऐसी क्वालिटीज़ जो एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होती हैं, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, जब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं उनसे इंटरेक्शन होती है और वो क्वालिटीज़ हमारी अफेक्ट होती है, तो उसको क्या बोला जाता है? इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेड्स। क्लियर? चलिए, अभी ये थ्योरी भी हो गई हमारी कंप्लीट। छोटी सी थ्योरी थी, है ना? ये जल्दी हो गई। ट्रेड थ्योरी थी, ऑलपोर्ट ने दी थी, इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन और किसने दिया था? रैमंड कटैल ने दिया था। ऑलपोर्ट जो थे उन्होंने बोला था 2 टाइप्स के होते हैं, कॉमन जो हर एक में मिलते हैं, पर्सनल डिस्पोजिशन जो किसी किसी में मिलते हैं। क्लियर? उसके बाद पर्सनल भी 3 टाइप के होते हैं, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी। उसके अलावा जो है जो कटैल था उन्होंने क्या बताया था? 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं, सरफेस और सोर्स। सरफेस जो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, सोर्स जो इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, सिंपल। और उसके अलावा जो इन्होंने मेन चीज़ की थी कि इन्होंने 18,000 में से ना वो वाले ट्रेड्स ढूंढ के निकाले जो अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। एट द एंड इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि 16 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। वैसे 35 करते हैं, बट 35 में से ये जो 16 है ये बहुत ज़्यादा करते हैं। चलिए, उसके बाद इसके अंदर 2 थियरीज और बताई थी, 2 क्लासिफिकेशन और बताई थी इन्होंने। सोर्स ट्रेड्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के और होते हैं, इन्वायरमेंटल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हेरिडिटी से अफेक्ट होते हैं। चलिए अब चलो, ठीक है। इसके बाद आती है फोर्थ थ्योरी। फोर्थ थ्योरी है पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि हाँ भी ट्रेड्स को तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो पिछले वाली थ्योरी थी ना, जो ट्रेड थ्योरी थी उसमें इन बंदों ने जो है वो ट्रेड्स को तो क्वालिटीज़ को तो डिवाइड कर दिया। अब क्वालिटीज़ के बेसिस पे पर्सनैलिटी को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए ये थ्योरी आई थी, पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी। इसमें ये थ्योरी क्या बोलती थी कि जो लोग होते हैं उनको हम सिमिलर ट्रेड्स के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरीज में बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे। और सिमिलर ट्रेड्स होंगे उस ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप जिसके अंदर सिमिलर ट्रेड्स वाले बंदे हैं, तो ये माना जाएगा उनकी सिमिलर पर्सनैलिटी होगी। ठीक है, सिमिलर ट्रेड्स, सिमिलर पर्सनैलिटी। अभी इसके अंदर जो है वो मेन जो है वो कंट्रीब्यूशन दिया था 3 जनों ने, मेन 3 जनों ने किया था, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। सबसे पहले तो शेल्डन्स पर्सनैलिटी थ्योरी, उसके बाद सेकंड आता है अर्नेस्ट क्रेचमर पर्सनैलिटी थ्योरी।
अभी ना दोनों जो थे, जो शेल्डन था और जो अर्नेस्ट था, इन दोनों ने क्या किया था, फिजिकल फॉर्मेशन के ऊपर पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था। अपन दिखने में कैसे हैं, अपन मोटे हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, कैसे हैं, उस बेसिस पे इसने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया। तो दोनों ने, बस फ़र्क दोनों में क्या था, फ़र्क दोनों में क्या था, शेल्डन ने जो है वो 3 टाइप्स बताए थे और अर्नेस्ट क्रैचमर ने 4 टाइप्स बताए थे, ठीक है? बस इतना ही फ़र्क था और कुछ ख़ास लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं था। जो शेल्डन थे, जो विलियम शेल्डन थे, इन्होंने 4000 स्टूडेंट्स थे, उनके ऊपर जो है वो बेसिकली उनको स्टडी किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे उन्होंने जो है पर्सनैलिटी के टाइप बताए हैं। बस इतना ध्यान रखना, फिज़िकल फॉर्मेशन के बेसिस पे टाइप्स बताए हैं थ्योरी के शेल्डन ने और अर्नेस्ट क्रैचमर ने, और दोनों को मैंने एक ही टेबल में डाला है बिकॉज दोनों ने लगभग लगभग ना सेम ही टाइप्स बताए थे, इस वजह से बस नाम अलग अलग दिए थे, इस वजह से सेम ही टेबल में डाला है ताकि आपको याद करना ईजी रहे। चलिए, अब इसमें सबसे पहला उन्होंने बताया था ना, जो ये मोटे होते हैं, थोड़े मोटे मोटे होते हैं, गोल मटोल से होते हैं ना, छोटी हाइट के होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये ना मतलब ऐसे फन लविंग, मतलब कंफर्ट लविंग होते हैं, खाने पीना इन्हें पसंद होता है, सोशलाइज करना पसंद होता है, तो ये ऐसे होते हैं। इनको शेल्डन ने क्या नाम दिया, एंडोमोर्फ, और क्रैचमर ने इसको क्या नाम दिया, पिकनिक, ठीक है, पिकनिक पे जाना पसंद होता है इन्हें। चलिए, उसके बाद जो आता है सेकंड, सेकंड कौन से होते हैं ना, ये ना ऐसे मतलब अच्छे होते हैं, मतलब दिखने में नॉर्मल होते हैं, ना तो बहुत लंबे, ना बहुत छोटे, ना बहुत मोटे, ना बहुत पतले, जो एक मतलब एक अट्रैक्टिवली बिल्ट होते हैं। उसके अलावा एक हेल्दी, एक इनका एक अच्छा एक फिगर होता है, हेल्दी होते हैं। ये क्या होते हैं ना, इनको ना थोड़ा सा कमांड देना दूसरों को पसंद होता है, एक्टिव भी होते हैं, कई कई बार एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो ये इनके फीचर्स रहेंगे। इसको शेल्डन ने क्या बोला है, मैसोमोर्फ बोला है, और क्रैचमर ने इसको बोला है एथलेटिक। उसके बाद चलते हैं थर्ड पे। ये कौन होते हैं, एकदम ऐसे पतले, मतलब कहीं कहीं होते हैं ना, मतलब जितना होना चाहिए नॉर्मल उससे भी ज़्यादा ऐसे पतले से होते हैं। ये फिजिकली जो है वो फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, पतले होते हैं, लंबी हाइट के होते हैं, थोड़े सेंसिटिव भी होते हैं, थोड़ा अकेला रहना भी पसंद होता है इन्हें, है ना। उसके अलावा जो है, हालांकि ये जो फीचर्स हैं वो सब पे अप्लाई नहीं होते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, पर इन्होंने जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उस बेसिस पे डिवाइड किया है, ठीक है। अब कहीं आप मत सोचने बैठ जाना मैं मोटा हूँ और मेरे को तो इतना ज़्यादा खाने का नहीं शौक है ना, या मैं पतला हूँ तो मेरे को तो, मैं तो सेंसिटिव नहीं हूँ इतना ज़्यादा, तो ऐसे आप खुद पे मत लेके चलना, ठीक है। चलिए, अब ये जो पतले होते हैं, जो लंबे होते हैं, ये फुली डेवलप्ड नहीं होते फिजिकली, इनको क्या नाम दिया शेल्डन ने, एक्टोमॉर्फ, और जो है वो जो क्रैचमर थे उन्होंने बोला है एस्थेनिक, ठीक है, तो इनको नाम दिए हैं। अभी शेल्डन ने तो, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, एक ही डिफरेंस है जो दोनों में, शेल्डन ने तो जो थे वो 3 टाइप्स बताए हैं और जो अर्नेस्ट थे उन्होंने 4 टाइप्स बताए हैं, राइट। तो इन 4 टाइप्स में से इन्होंने एक चौथा टाइप बताया है, डिस्प्लास्टिक। इस ये कौन होते हैं, ये बेसिकली जिनकी एबनॉर्मल बॉडी होती है, जिनकी एबनॉर्मल बॉडी होती है, जिनमें कोई कमी होती है, जब वो पैदा होते हैं तब उनमें कुछ कमी है, वो फुली कुछ ऐसे प्रॉब्लम है उनको, मतलब मतलब जो फिजिकली उनको बॉडी टाइप में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो होते हैं ये इस कैटेगरी के लोग। तो ये हो गया टाइप्स इन्होंने बांटे हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, याद है आपको, कार्ल यूंग का मैंने बताया था, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट का मैं बाद में करवाऊंगी। तो यहाँ पे इन्होंने कार्ल यूंग जो है, इसने अपना ट्रेड थ्योरी के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है सबसे ज़्यादा पर्सनालिटी के थ्योरी के अंदर। एक्चुअली में दोनों लगभग रिलेटेबल ही है, क्योंकि दोनों थ्योरीज ने, ट्रेड थ्योरी ने ट्रेड्स के ऊपर बात की है, ट्रेड्स डिवाइडेशन के ऊपर, पर्सनालिटी थ्योरी ने उसी ट्रेड्स के बेसिस पे पर्सनालिटी को डिवाइड किया, ठीक है। चलिए, अभी जो कार्ल यूंग थे ना, उन्होंने जो है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट 2 टाइप्स में डिवाइड किया लोगों को। एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं बोलने चलने वाले होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, लोगों से मिलना पसंद होता है, सोशलाइज करना पसंद होता है, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, हमेशा आशावादी, पॉजिटिव रहते हैं। और इंट्रोवर्ट थोड़े शाय होते हैं, थोड़ा उन्हें ना मतलब वो लेस टॉकेटिव होते हैं, बोलना चलना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, सोशलाइज करना पसंद नहीं होता है, सोशल एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना इतना पसंद नहीं होता है ना। उसके अलावा जो है लोगों से मिलना चलना भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, थोड़ा कंजर्व से रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये इनके जो फीचर्स हैं वो रहेंगे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के। और कार्ल यूंग ने कितने टाइप्स में डिवाइड किया पर्सनैलिटी को, 2 टाइप्स में। ये थ्योरी भी होगी अपनी कंप्लीट। उसके बाद बिल्कुल छोटी छोटी सी थ्योरी रहेगी, पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी, जो हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। इसमें पर्सनैलिटी टाइप थ्योरी में ट्रेड्स के बेसिस पे, सिमिलर ट्रेड्स के बेसिस पे पर्सनैलिटी को डिवाइड किया गया। शेल्डन जिन्होंने 3 पार्ट्स बताए हैं, अर्नेस्ट जिन्होंने 4
टाइप्स बताए हैं, बट बताए किसने, दोनों ने ही जो है वो बताए किस बेसिस पे है, बॉडी टाइप या फिजिकल फॉर्मेशन के बेसिस पे ही दोनों ने पार्ट्स अपने डिवाइड किए हैं, टाइप्स बताए हैं। और उसके बाद कार्ल यूंग है, इसने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट जो है वो दो कैटेगरीज में पर्सनैलिटी को डिवाइड किया है। चलिए, अभी आती है 5th नंबर वाली थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है, ये सिंपल सी बस एक चीज़ बोलती है, जैसा आप देखोगे वैसा आप सीखोगे, जैसा आप सीखोगे वैसा ही आप करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कॉपी करने की भी कोशिश करो, है ना। तो बस इतनी ही बात बोलिए सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कि जैसा जैसा आप देखते हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं ना वो अपनी पर्सनैलिटी को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एल्बर्ट बेंडोरा जी बोलते थे कि जो सोशल फैक्टर्स हैं ना वो अपने पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं। सोसाइटी में हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, घर में भी हमारे इतने फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हम सबसे मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसा जैसा हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन में कौन कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है ना, तो उनको जब हम देखते हैं तब हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको जो है वो मतलब कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर से सीखने की कोशिश करते हैं। उससे हमारी पर्सनैलिटी अफेक्ट होती है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप भी होती है, शेप भी लेती है, डायरेक्शन भी लेती है। तो हम क्या देख रहे हैं और क्या सीख रहे हैं उस पे डिपेंड करती है हमारी पर्सनैलिटी। 4 स्टेजेस इन्होंने बताई थी। सबसे पहली तो अटेंशन। अटेंशन मतलब आप दूसरों का बिहेवियर जो है उसको नोटिस करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे। देन उसके बाद अगर अपने को अच्छा लगेगा तो आप अपने माइंड में उसको रखेंगे भी, है ना, रिटेन भी करेंगे, अच्छे से उसको याद भी रखेंगे। उसके बाद जो है आप उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, उसी बिहेवियर से सीख करके आप भी वैसा बिहेवियर करने की कोशिश करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। और फोर्थ आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या होता है ना कि मतलब अपने अंदर मोटिवेशन कितना है, कि अपनी इच्छा कितनी है दूसरों के बिहेवियर को कॉपी करने की। और यहाँ पे ना चांसेस किसके रहते हैं ज़्यादा, बिहेवियर जो कॉपी होगा जिसका रिजल्ट पॉजिटिव रहता है। कहने का मतलब, अगर आप किसी का बिहेवियर देख रहे हो किसी सिचुएशन में, उसने हो सकता है कोई गलत काम भी किया हो, बट अगर आपको दिख रहा है कि हाँ भी भाई उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप उसके बिहेवियर को कॉपी करोगे। ठीक है, अगर अपने को लग रहा है कि कॉस्ट कम है और रिवार्ड जो है वो ज़्यादा है, सो इन दैट केस ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो बिहेवियर को इमिटेट किया जाएगा, यानी कि उस बिहेवियर को कॉपी किया जाएगा। क्लियर? किसने दी थी? एल्बर्ट बेंडोरा ने दी थी। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट है जो एल्बर्ट बेंडोरा ने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या किया था ना, कुछ बच्चों को ना एक मूवी दिखा दी, उस मूवी को ना 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सारे बच्चों को तीनों पार्ट्स नहीं दिखाए, सारे बच्चों को तीनों पार्ट्स नहीं दिखाए, कि हर एक बच्चे को एक पार्ट दिखाया, किसी को कोई दिखा दिया, किसी को कोई पार्ट दिखा दिया। ठीक है, जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी। तीनों ही पार्ट्स में क्या था, हीरो जो था ना, मेन जो एक बंदा था, वो गुस्से में बिहेव कर रहा था, एग्रेसिव उसका बिहेवियर था, गुस्सा कर रहा था वो। तो उस एग्रेसिव बिहेवियर का पहले पार्ट में तो क्या था, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिली, दूसरे पार्ट में उसको रिवॉर्ड मिला उसके लिए। ठीक है, तीसरे पार्ट में उसको ना तो पनिशमेंट मिली ना रिवॉर्ड मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसे करके उसने 3 पार्ट्स में मूवी को डिवाइड कर दिया। हीरो जो था वो एग्रेसिव बिहेव कर रहा था, हर एक बच्चे को कोई ना कोई एक पार्ट दिखाया, सारे पार्ट्स नहीं दिखाए। डन। उसके बाद जो है ना, उन बच्चों को भी सेम सिचुएशन में जो है वो डाला गया। अभी जिस बच्चे ने तो जो है वो पहला वाला पार्ट देखा, उन बच्चों ने तो ना वो बिहेवियर नहीं किया, अग्रेसिव बिहेवियर नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको डर होगा कि हाँ भी उसको पनिशमेंट मिली है तो मेरे को भी पनिशमेंट मिलेगी। तो उन्होंने जो है वो इग्नोर कर दिया, जो पनिशमेंट वाला पार्ट था ना उसको क्या कर दिया, कंप्लीटली उन्होंने इग्नोर कर दिया। बाकी जिन बच्चों ने सेकंड पार्ट देखा या जिन बच्चों ने थर्ड पार्ट देखा, उन्होंने फिर भी वो बिहेवियर को क्या किया, कॉपी करने की कोशिश की। क्यों करने की कोशिश की? अब बच्चे ने देखा अग्रेसिव बिहेवियर से उसको रिवॉर्ड मिल रहा है ना, उसको तारीफ मिल रही है, उसको कुछ इंसेंटिव या कुछ भी ऐसा रिवॉर्ड मिल रहा है उसको, तो मैं भी करता हूँ, मुझे भी रिवॉर्ड मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे बच्चे ने कॉपी करने की कोशिश की। कहने का मतलब ये है, सोशल लर्निंग थ्योरी, जैसी जैसी चीज़ें हम देखते हैं सोसाइटी में वैसा ही हम सीखने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। हो सकता है वो चीज़ सही हो या ना सही हो, डजेंट मैटर, बट हम चीज़ें सीखते हैं, देखते हैं और कॉपी करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आती है 6th थ्योरी, दैट इज नीड थ्योरी। नीड थ्योरी किसने दी थी? मुर्रे ने दी थी। ठीक है, हेनरी मुर्रे ने दी थी। नाम से पता लग रहा है, जैसी ज़रूरत वैसी हमारा बिहेवियर होगा और वैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी। सिंपल। इन्होंने क्या बोला था, कुछ एक तो अपनी बेसिक नीड्स होती हैं, अभी जैसे मतलब ऑक्सीजन है, अपने को ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, पानी चाहिए, फूड चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें अपने को चाहिए होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं। क्या इनसे अपना बिहेवियर इतना ज़्यादा अफेक्ट होता है?
नहीं ना, इतना बिहेवियर नहीं अफेक्ट होता, इतनी इतना अपनी पर्सनैलिटी भी अफेक्ट नहीं होती है, इनसे बेसिक नीड्स होती हैं। क्यों नहीं होती है अपनी पर्सनैलिटी अफेक्ट? क्योंकि अपनी ये नीड्स जो होती हैं वो ईजिली फुलफिल हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। उसके अलावा कुछ एक ऐसी नीड्स होती हैं जब ना अपनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है अपनी साइकोलॉजिकल नेचर की वजह से, अपने माइंड की वजह से ना, कुछ अपने को ऐसी ज़रूरतें होती हैं कि लाइक अपने को अचीवमेंट चाहिए, अपने को पावर चाहिए, अपने को पहचान रिकॉग्निशन चाहिए, है ना? अपना एक अच्छा सर्कल होना चाहिए, एफ़िलिएशन चाहिए, सबसे रिस्पेक्ट चाहिए अपने को। तो जब अपने को ये सारी नीड्स अपने अंदर जागृत होती हैं, तब अपना बिहेवियर उससे अफ़ेक्ट होता है। अगर तो ये नीड्स पूरी हो जाती हैं, तब तो अच्छा है ना? और अगर नहीं पूरी होती हैं, तब इससे अपना जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो सकता है, बेकार हो सकता है, ख़राब हो सकता है अपना बिहेवियर। तो ये नीड्स अपनी कितनी हैं, अपने को कितनी पावर चाहिए, कितनी एफ़िलिएशन चाहिए, कितनी अचीवमेंट चाहिए, उस पे डिपेंड करता है अपनी पर्सनैलिटी कैसी होगी। जितनी ज़्यादा ये नीड्स होंगी और उसके अलावा फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपना बिहेवियर और अपनी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अगर नहीं फुलफ़िल होती है तो कई बार आप फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, है ना? टेंशन में भी आ जाते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, अभी चलते हैं 7th थ्योरी, लास्ट थ्योरी आ गई है फाइनली। 7 थ्योरीज़ थी इसकी। पर्सनैलिटी की जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी, ये कार्ल रॉजर्स थे, उन्होंने ये डेवलप की थी। इसके अंदर क्या होता है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट का बेसिक मीनिंग होता है कि अपन खुद को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट हैं, खुद की अपने को कितनी नॉलेज है, खुद को आपा कैसे परसीव कर रहे हैं, खुद की एबिलिटीज़ को आपा कैसे देख रहे हैं, है ना? मतलब खुद को लेकर के आपा मतलब कितने कॉन्फिडेंट हैं। मेन थिंग इज़ दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब होता है। अगर आप खुद ही डरी जाएँगे बाहर के एनवायरनमेंट तो से, तो फिर वैसे ही डरेंगे, है ना? खुद के अंदर ही हमारे अंदर डर होगा, खुद पे ही हम डाउट करेंगे। अब जैसे आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिला, आपने आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, आपको एक नया प्रोजेक्ट मिला है, वहाँ पे आप खुद ही डर रहे हो, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, है ना? तो आप फिर ऑब्वियसली सी बात है, बाहर के एनवायरनमेंट से भी आप डर-डर के जियोगे और वैसे ही आप रिएक्ट करोगे, वैसी आपकी पर्सनैलिटी होगी, आप खुद को इन्फीरियर समझोगे, आप बाहर की दुनिया से भी डरोगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, एक अगर पर्सन है जो वो फुली कॉन्फिडेंट है खुद को लेकर के, तो वो बाहर से भी नहीं डरेगा। आन दे, जो भी आना आन दे, मतलब जो भी है, कुछ भी है नया, वो चैलेंजेस को भी फेस करेगा, क्योंकि उसके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे मात्रा में उसके अंदर होगा। और वो ये होगा कि उसे ना एक मतलब खुद को वो अच्छे से परसीव करेगा और अच्छे से सब काम कर सकेगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो वो पॉजिटिवली बाहर भी इन्वायरमेंट से नहीं डरेगा। अब उसके अलावा जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होता है फीडबैक से भी। हमें फीडबैक कैसा मिल रहा है एनवायरनमेंट से, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। कई बार क्या होता है ना कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस तो भर भर के भरा होता है, ठीक है, बट अपने को फीडबैक इतना अच्छा नहीं मिल रहा होता है। हो सकता है हम कुछ गलत कर रहे हो, है ना? अपने को फीडबैक अच्छा नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से फिर हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर भी जो है वो चेंज लेकर करके आएंगे, है ना? उसके अलावा जो है कई बार हम डर रहे होते हैं, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो लोग हमें जो है वो पैम्पर करते हैं कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उससे जो है वो हमारी जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो हमें फीडबैक कैसा मिल रहा है इन्वायरमेंट से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी जो है वो सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे होगी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब एक तो हो गया अपना खुद का, आप खुद को लेकर के कैसे सोच रहे हैं, वो अफेक्ट होता है लोग कैसा कह रहे हैं, फीडबैक कैसा मिल रहा है, उस हिसाब से फिर अपनी पर्सनैलिटी भी चेंज हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। डन। उसके अलावा जो है मतलब जो मतलब जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो अलग-अलग होता है, सभी अपने अपने आप को अलग-अलग तरीके से परसीव करते हैं। यही रीज़न है कि हम अलग-अलग सिचुएशन को भी अलग-अलग नज़रिए से देखते हैं। आपने देखा होगा ना कि सेम सिचुएशन 2 पर्सन्स के सामने ला कर के रख दो, एक तो उसे हो सकता है पॉजिटिवली देखे और एक हो सकता है उसे नेगेटिवली देखे, है ना? कोई एक को तो हो कि हाँ भी चलो ठीक है, कोई कई बार ना घर पे भी अपने जो है वो कोई क्राइसिस आ जाते हैं, कोई किसी टाइप की प्रॉब्लम हो गई है, तो एक तो अपन हौसला रख रहे हैं, कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, हौसले से उसे फेस कर रहे हैं। एक जो है हम डर रहे हैं, खुद ही डर गए हैं, तो क्या ही तो सिचुएशन फेस करेंगे, नेगेटिवली हम उसे परसीव कर रहे हैं। एक हमें होता है कि कोई ना कुछ सिखा के ही जाएगी, आप फेस करते हैं, है ना? तो ये होता है भी आप कैसे परसीव कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर लास्ट एक और चीज़ आ जाती है, जो कार्ल रॉजर्स थे उन्होंने बताया था कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो 3 चीज़ों से बना होता है। पहला तो आप क्या बनना चाहते हो,
आप मतलब एक खुद को लेकर के आप क्या सोचते हो कि हाँ भी मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप को होता है ना, जैसे आप दूसरों को आइडियल लेते हैं कि आप उसके जैसे बनना चाहते हैं। आइडियल सेल्फ में क्या होता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचना चाहते हैं, कि आप खुद कैसा बनना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे अपनी खुद की नज़रों में अपनी कैसी इमेज है, अच्छी है या बुरी है ना, सेल्फ इमेज कैसी है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे आता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में क्या होता है कि आप खुद को एक्सेप्ट कितना कर रहे हैं, खुद को पसंद कितना कर रहे हैं, खुद को वैल्यू कितना कर रहे हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय चांस कि आप जो है वो खुद को देख रहे हो कि एज अच्छा पर्सन नहीं देख रहे हो कि हाँ भाई मुझ में ये कमी है, मुझ में ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप खुद को जो है वो अच्छे तरीके से नहीं देख रहे हो। क्लियर। उसके बाद जो है आप खुद को जो है पसंद भी नहीं करोगे, आप खुद को एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, खुद को वैल्यू भी नहीं करोगे, है ना? उस टाइम पे फिर आपको ये होगा कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ या मैं वैसा बनना चाहता हूँ, तब जाके मैं खुद को एक्सेप्ट करूँगा। द पर्सन यू वांट टू बी, जैसा आप बनना चाहते हो, जैसा आप मतलब खुद को देख रहे हो कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, बट अभी खुद की नज़रों में मेरी इमेज अच्छी नहीं है और मैं जो है वो किसी और कैसा और बनना चाहता हूँ। सो इन दैट केस आप खुद को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करोगे, खुद को इतना वैल्यू नहीं करोगे और आप चेंजेस करने की कोशिश करोगे। तो ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट जो 3 चीज़ों से बना होता है। अब क्या होता है कि जो है वो अगर तो आप खुद को जैसा देख रहे हो, वैसे ही एक्चुअली में आप बनना भी चाह रहे हो। मतलब कहने का जैसा आप बनना चाह रहे हो वैसे ही आप हो। मतलब आप ठीक हो, आप परफेक्ट हो। आप जैसा आप हो ना अभी ऑलरेडी, वैसे ही आप बनना चाहते थे, तो उसमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, मैच कर रही है वो चीज़, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। उसके अलावा जो है अगर उसमें मिसमैच होता है, आप हो कुछ और, अभी खुद को कैसे और देख रहे हो, गलत देख रहे हो, अच्छा देख रहे हो, जो भी देख रहे हो कुछ और देख रहे हो, एंड आप बनना कुछ और चाहते हो। अभी आपको ये है कि हाँ भाई मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है, मुझे इस चीज़ में चेंजेस लेकर के आने हैं, मुझे कैसा और बनना है। उसमें अगर मिसमैच है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनकॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। क्लियर हो गया चैप्टर पूरा? ये वाला जो थ्योरीज हैं, जो अपना पर्सनालिटी का चैप्टर, यहीं पे पूरा होता है। इसके साथ हमने पहला एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आपको करवाया था मीनिंग एंड फीचर्स एंड फैक्टर्स, इसको क्या कुछ अफेक्ट करते हैं पर्सनैलिटी को। सेकेंड लेक्चर मैंने लिया था जिसमें मैंने आपको बताया था पर्सनैलिटी की क्या कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उसके बाद थर्ड मैंने आज लेक्चर लिया जो कि थोड़ा लंबा चला गया, बट ट्रस्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 7 थ्योरीज मैंने इसके अंदर आपको बता दी हैं पर्सनैलिटी की। थोड़ी टिपिकल ज़रूर, थोड़ी लेंथी ज़रूर हो थी ये, बट मैंने पूरे अपना बेस्ट दिया है कि मैं कैसे इसको आपको इजी लैंग्वेज में इसका कंटेंट क्रिएट करूं। उसके अलावा जो है एक्सप्लेनेशन भी जो है वो मैं कैसे आपको शॉर्ट में करवाऊं, क्योंकि एक्चुअली में इसके बहुत ज़्यादा लेंथी कंटेंट था, बट इसको मैंने कोशिश की है, जो मेन मेन सारे पॉइंट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं और जो मेन जो है आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। एंड आई होप आपको सब समझ में आ गया हो। समझ में आया तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। इस पीपीटी पे मेरी बहुत मेहनत लगी है इसको रेडी करने में, और क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक था, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो, समझ आया हो एंड अच्छे से सब आपका थ्योरीज जो है वो अच्छे से आपको सब समझ आ गई हो। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एंड वीडियो में अगर आपको कुछ लगे कि नहीं समझ में आया है या कुछ आप भूल रहे हो, तो आप रिपीटेटिव मोड पे आप देख सकते हो, या आप नोट्स भी बना सकते हो, कैसे भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोई लग रहा है कि क्योंकि बहुत लेंथी बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो एक बार में तो ऑब्वियसली सी बात है याद नहीं होंगी, आपको लगेगा कि हाँ भी हो सकता है मैं भूल गया, है ना, ये वाली इसमें क्या था उसमें क्या था। बट अगर आप 2-3 बार इसको अच्छे से पढ़ोगे, इसको अच्छे से सुनोगे वीडियो को, तो डेफिनेटली आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।